हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम फरवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें कि जनवरी की करंट अफेयर्स कंपाइल्ड है। ये मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, तो आप ज़रूर से इसको फिजिकल फॉर्म में खरीदें ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की और आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक सीईटी का भी पेपर हुआ है, पटवारी का है, ग्राम सेवक का है, तो उन सभी के जो आप क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो आपको सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी मैगजीन में देखने को मिलेंगे। 80% क्वेश्चंस आप क्रोनोलॉजी से कवर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस मैगजीन को खरीदें और बार बार जो है इसका एग्जाम से पहले रिविजन करें। और देखिए, आरएस के जो पेपर्स हैं उनको तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। अभी जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनको आप इसमें जो है मैच करते रहिए। अगर आप इसके फॉलोअर हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में इस मैगजीन से जो है वो हल होते हैं। तो इसीलिए इस मैगजीन को ज़रूर से खरीदिएगा। और जो लोग नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा। जब पूरी मैगजीन कवर हो जाएगी तो हम इसका पीडीएफ जो है वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। कवर पेज में आपको यहाँ पर 74th जो हमारा रिपब्लिक डे है उसके बारे में फोटो दिखेगी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं और नीचे लिखा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो आपको याद हो तो हमने जनवरी वाली मैगजीन में भी पढ़ा था कि जो आरआर मूवी है, आरआरआर मूवी जो है राजमौली सर की, तो उनको जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया उस सॉन्ग को। उसी सॉन्ग को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है अभी मिला है। उस सॉन्ग को जो डायरेक्ट किया है उनका नाम है एम केरवानी। तो ये जो व्यक्ति है इनका नाम है एम केरवानी। इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है नाटू नाटू सॉन्ग को, और इसको जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सॉन्ग है इसके गीतकार है चंद्र बोस। तो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है ये ऑस्कर के बाद में सेकंड नंबर पे जो है ये आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखिए कि यहाँ पर जो है आपको खूबसूरत सी जो महिला दिख रही है, ये मिस यूनिवर्स बनी है। और लास्ट जो मिस यूनिवर्स थी हरनाज संधू, उन्होंने इनको क्राउन पहनाया है। ये अमेरिका से हैं और इनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। नाम क्या है इनका? आर बोनी गैब्रियल इनका नाम है, और ये यूएसए से हैं, अमेरिका से हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया से 3 जो महिलाएं हैं उनको ये खिताब जीत चुके हैं, जैसे सुष्मिता सेन है, लारा दत्ता है, और लास्ट जो भी थी वो हरनाज संधू है। फिर देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक खबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर के। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो सानिया मिर्जा है उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी। तो जो है वो अभी फाइनल्स में हार गई थी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि वो अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम अभी उन्होंने खेला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में यहाँ देखिए कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया की खिलाड़ी हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो बेलारूस की खिलाड़ी है जिनका नाम है आर्याना सबालेंका, और पहली बार है कि इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये जो ग्रैंड स्लैम है इसको जीता है। फिर अगर एक और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो ये जो है आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो पहली बार आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, पहली बार इसका आयोजन किया गया है, और साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है। तो तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार आपका अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप आयोजित किया गया क्रिकेट का। कहाँ पे आयोजित हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। जीता किसने? भारत ने। किसको हरा करके जीता? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ये आपको यहाँ पर जो लेडी दिख रही है इनका नाम है शेफाली वर्मा, और ये जो है कैप्टन है, और इन्होंने निर्णायक रोल जो है वो प्ले किया है टीम को जिताने में। फिर देखिए यहाँ पर कुछ जो है विशेष आकर्षण वाली चीज़ें ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जर्मनी ने जो है हॉकी का जो हमारा वर्ल्ड कप है उसको जीता है। जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये भी इंडिया में ही हुआ था, आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था मैगजीन में। तो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये हमारे उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया था। उड़ीसा की 2 सिटीज़ हैं, एक तो भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। और जर्मनी जो है तीसरी बार इस जो है हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता बना है, और इसने किसको हराया है? बेल्जियम को हरा करके ये विजेता बना है। तो तीनों फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, तीसरी बार बना है और किसको हराया है? बेल्जियम को हराया है। कहाँ पर ये हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया? तो उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी 19 जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता, ये हमने अभी पढ़ ही लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए, पद्म अलंकरण जो है, जो आपने सुना होगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये जो सिटीजन अवार्ड्स होते हैं इनका भी अभी डिक्लेरेशन हुआ है। इसमें राजस्थान के किस व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है ये हम अच्छी तरीके से याद करेंगे, लेकिन वो पुरस्कार और सम्मान वाले सेक्शन में। फिर देखिए, आईसीसी के जो क्रिकेट पुरस्कार है वो भी वितरित किए गए हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो देखिए गणतंत्र दिवस जो समारोह था, इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे ये आपको याद होना चाहिए। ये हमारे इजिप्ट यानी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है वो बुलाया गया था।
फिर देखिए अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड्स है, द्वीप समूह है, वहाँ पर 21 द्वीपों का जो है नामकरण किया गया है और जो हमारे 21 परमवीर विजेता रहे हैं उनके नाम पर इन द्वीपों का नामकरण किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए भारत को मिला एशियाई प्रशांत डाक सेवा संघ का नेतृत्व। इस बार जो है भारत कितनी सारी चीजों को लीड कर रहा है, G20 को लीड कर रहा है और जो है एशियाई प्रशांत डाक संघ जो है उसको भी लीड कर रहा है। फिर देखिए INS वागीर जो है उसको नौसेना में शामिल किया गया, ये हम आगे पढ़ेंगे जब डिफेंस वाली न्यूज को पढ़ेंगे। फिर देखिए MV गंगा विलास क्रूज जो है वो प्रधानमंत्री ने इसको भी लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है इसको जारी किया है, ये हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय भारतीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 जो है इसका आयोजन किया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, इसका आयोजन आपको पता है जयपुर में होता है फरवरी के टाइम में। और अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स ये हमने पढ़ लिया, नाटू नाटू सॉन्ग ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, ये है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को लेकर के। तो देखिए ये क्या होती है, पहली चीज तो ये समझते हैं। तो देखिए जो 26 जनवरी का जो हमारा उत्सव है, गणतंत्र दिवस का जो उत्सव मनाया जाता है, उसका समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट कहलाता है और इसको 1950 से ही जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जितनी भी हमारी नौसेना, सेना, CAPF वगैरह जो होती हैं इनको एक बैंड के साथ में जो है इसको वापस से जो है एक क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट है उनके सामने इनका मार्च पास्ट होता है और फिर इनका जो है इसी सेरेमनी को बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं, यानी समापन समारोह को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके सामने और कई सारे जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनके सामने इस सेरेमनी को कंप्लीट किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो है विजय चौक पर इसको स्टार्ट किया गया, अग्निवीर की जो धुन है इसके साथ में इसको स्टार्ट किया और सारे जहां से अच्छा वाली जो धुन है उसके साथ में इसको कंप्लीट किया गया। तो 29 जनवरी को इसको हर साल जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को आयोजित किया जाता है और 1950 से जो है इस सेरेमनी को मनाया जा रहा है। अब चलेंगे हम हमारे मासिक घटनाओं के सार संग्रह के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हॉकी का जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है इसको जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम को हराया है और दूसरी बार है कि जब 2 बार ऑलरेडी जीत चुका था 2002 और 2006 में और अभी तीसरी बार जो है इसको जर्मनी ने जीता है। फिर देखिए शंघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में आप जानते ही हैं। इसका जो फिल्म महोत्सव है ये अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो जनवरी के अंदर जो SCO का जो फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो मुंबई में किया जाएगा। याद करना भी आसान है क्योंकि मुंबई जो है हमारे फिल्म सिटी है, तो वहाँ पर ही इसको आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए एक युद्धाभ्यास है और इम्पोर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये भारत के साथ में नहीं है, ठीक है। तो श्रीलंका और अमेरिका के बीच में 5वां संस्करण है इस अभ्यास का और श्रीलंका के त्रिकोणमेली और मुलीकुल्लम जो है वहाँ नौसेना जो बेस है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम है कैराट और मैरिक्स, ठीक है। तो कैरेट और मैरिक्स इसका नाम है। पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि ये श्रीलंका और USA के बीच में है, भारत मत लिखिएगा उसमें, हमेशा हम सोचते हैं कि भारत के साथ में ही हुई होगी। तो ये जो है कैरेट और मैरिक्स जो एक्सरसाइज है ये श्रीलंका और अमेरिका के बीच में है और कहाँ पर आयोजित की गई है, श्रीलंका में आयोजित की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय महिला टीम है उसने ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है इसका खिताब जो है इंग्लैंड को हराकर जीता है। फिर देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया जो आपके युवा खेल हैं 2022, इनका आयोजन कहाँ पर कब होगा, अभी 2023 जनवरी में होगा और ये इसका 5वां संस्करण है, ठीक है। 2018 में ये गेम्स स्टार्ट हुए थे और ये अभी जो इसका संस्करण है ये कौन सा संस्करण है, तो 5वां इसका संस्करण है। कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश से जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा। तीनों फैक्ट याद रखिएगा कि खेलो इंडिया युवा खेल जो है वो इसका 5वां संस्करण जो है वो 5वां संस्करण जो है 2023 के अंदर जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में जो है वो आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए एक टेक स्टार्ट कंपनी है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था IG के बारे में, IG ड्रोन्स के बारे में। इसने एक ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम है स्काई हॉक और ये भारत का पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें 5G जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, उसका यूज़ किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका जो IG ड्रोन्स के द्वारा बनाया गया स्काई हॉक ड्रोन, ये है ड्रोन और इसका यूज़ जो है बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल एप्लीकेशंस होती है, उस सेक्टर में इसका यूज़ जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा देखिए इसमें जो 5G सर्विसेज है वो इसके प्रिसिशन को बढ़ाएगी और इसके अलावा इसको पेट्रोलिंग के लिए भी जो है गश्त के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं और इसके अलावा तो इसमें यही बातें दे रखी है, इतना ध्यान रखिएगा, इतना लिख देंगे तो काफ़ी होगा।
तो ये जो आईजी ड्रोन्स है, ये जो स्टार्टअप है इंडिया का, इसका स्टार्ट जो है वो उड़ीसा के एक कॉलेज के अंदर हुआ था और अभी इसने स्काईहॉक नाम का 5G ड्रोन जो है पहली बार भारत के अंदर विकसित किया है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, स्काईहॉक और आईजी ड्रोन्स। तो आईजी ड्रोन्स तो है एक स्टार्टअप फर्म और इसने बनाया क्या है, स्काईहॉक नाम का ड्रोन जो है वो इसने बनाया है। फिर देखिए कि जो पद्म पुरस्कार जो है उनका जो घोषणा हुई है, उसमें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजनेता जिनको मरणोपरांत या पोस्टुमसली जो है ये अवार्ड दिया गया है, तो वो है आपके मुलायम सिंह यादव। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हालांकि हम इसको और पढ़ेंगे, सभी नामों को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखिए सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जून जुलाई 2023 में और इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है वहां पर इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आदित्य L1 मिशन, आदित्य सूर्य का दूसरा नाम जो है सिनोनिम होता है, तो उससे आप ध्यान रखिएगा कि ये मिशन जो है वो सन के लिए है, सन के ऊपर रिसर्च करने के लिए है और इसरो का मिशन है। फिर देखिए एक भारतवंशी है, अंतरिक्ष यात्री है और इनको जो है यूएसए के अंदर ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नामित किया गया है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राजा चारी। फिर देखिए कि आपका जो एनसीसी है उसके 75 ईयर्स पूरे होने पर जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने एक स्मारक सिक्का, मेमोरियल कॉइन जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये 75 रुपीज़ का जो है वो सिक्का लॉन्च किया गया है। फिर देखिए वेस्ट इंडीज के एक पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हैं जिनको नेशनल टीम का परफॉर्मेंस मेंटर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जो वहाँ की टीम है उसका परफॉर्मेंस मेंटर जो होता है वो नियुक्त किया गया है। तो ब्रायन लारा है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और इनके बारे में सबने सुना ही होगा। फिर देखिए कि भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में उप विजेता रहकर अपने ग्रैंड स्लैम करियर का समापन किया। तो ग्रैंड स्लैम जो खेलती थी ये, तो उसका समापन किया है, अपना मतलब एक संन्यास ले रही है ये। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसके अंदर ये उप विजेता रही है। रोहन बोपन्ना के साथ में इन्होंने खेला था लेकिन ये जीत नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए कि जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने अभी एक पुस्तक है उसका मराठी अनुवाद जो है वो किया है। तो उस पुस्तक का मराठी अनुवाद है भारत मार्ग और इसका विमोचन किया है। इस पुस्तक का जो नाम है वो देख लीजिए, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड। तो देखिए ये पहली बात तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं और अभी इनका अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो आ भी रहा है कि भाई इन्होंने कहा कि जो हनुमान जी हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमेट थे उस टाइम के, अपने समय के। तो कृष्ण भगवान को और हनुमान जी को इन्होंने डिप्लोमेट के रूप में बताया है। तो एक व्यू पॉइंट है अपना अपना। तो ये बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा, इस बुक के लॉन्च पर ही उन्होंने ये बात कही थी। तो इन्होंने जो है किस पुस्तक के मराठी अनुवाद भारत मार्ग का विमोचन अभी हाल ही में किया है। तो भारत मार्ग एक मराठी पुस्तक थी और इसका विमोचन किया है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड। तो आपसे पूछ लेंगे बुक दे करके, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बुक है। फिर देखिए कि हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये पहली बात तो कहाँ आयोजित किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले प्रवासी भारतीय के बारे में अगर कोई नहीं जानता हो तो मैं बता दूं कि प्रवासी का मतलब होता है जिन्होंने जो अंग्रेजों के समय में टी प्लांटेशन करने के लिए एक एग्रीमेंट के बेसिस पर जो है फिजी, गुयाना ऐसे जो देश है वहाँ पर जो गए थे और वहीं जाकर के रह गए, लेकिन भारतीय संस्कृति को उन्होंने वहाँ पर जिंदा रखा। तो उनको हम जो है गिरमिटिया भी कहते हैं, डायस्पोरा भी कहते हैं, प्रवासी भारतीय भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि गांधी जी जो है वो भी एक तरीके से साउथ अफ्रीका में प्रवास करके ही वापस लौटे थे। तो इसलिए जब वो लौटे थे उस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए हमारे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनके लिए कई सारी स्कीम्स निकाली जाती है, उनको टूरिज्म हब के टूरिज्म के रूप में भी देखा जाता है कि ये टूरिस्ट के रूप में अगर भारत में आएंगे तो हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन चीज़ों को लेकर के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपके इंदौर में मनाया जा रहा है। और अब की बार जो मुख्य अतिथि हैं वो राष्ट्रपति हैं गुयाना के, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो मोहम्मद इरफान अली जो है जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं उनको इस बार इन्विटेशन मिला है। फिर देखिए कि जयपुर में अभी आपको पता ही होगा फ्रंट पेज की न्यूज थी कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो भी जनवरी में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा लेकिन देखिए मैं इसको बहुत क्या कहें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती हूँ ताकि पिक्चर्स वगैरह को इंक्लूड करती हूँ, लेकिन इसका कोई उपाय है नहीं। बेसिकली आपको लगता है कि करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए, जब तक आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं उनको तब तक ही नेक्स्ट करंट अफेयर्स तैयार हो जाते हैं। तो
इसका कुछ भी इलाज नहीं है। रिवीजन इज द की। रिवीजन जितना आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को और जितना पेशेंटली अगर आप चीज़ों को सुनेंगे, पेशेंस के साथ में आप चीज़ों को लेंगे, आपको उतना ज़्यादा इजी लगेगा करंट अफेयर्स को पढ़ना। और लिंक कीजिए हमेशा। जो लोग आज पढ़ रहे हैं और फिर 2 दिन बाद छोड़ करके फिर सोचेंगे हाँ एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे, तो उनको फिर वो चीज़ें याद रहेगा कि भाई हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा था, लेकिन ये याद नहीं रहेगा जीता किसने था। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन आप करते रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी अभी बैठक हुई है। तो इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दावोस स्विट्जरलैंड में की गई है। इसको आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा और उस पर यूट्यूब पे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, हमारे जो यूट्यूब के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आरोग्य मैत्री को लेकर के। ये आरोग्य मैत्री क्या है? आपने वैक्सीन मैत्री सुना होगा कि जब कोरोना आया था तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की थी वैक्सीन भेजकर, फ्री में हमने उनको वैक्सीन जो है वो दी थी। तो अभी भी जो है आपको पता है कि G20 का शिखर सम्मेलन जो है आयोजित होने वाला है भारत में, उसकी लीडरशिप जो है इंडिया को मिली है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखिए कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन अभी किया गया था। ग्लोबल साउथ जो है समिट, उसका आयोजन अभी हुआ था और क्या कहते हैं उसको, वर्चुअली उसका आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा कि जितने भी विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हम जो है चिकित्सा जो संसाधन है, मेडिसिन है, उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। मैत्री का मतलब फ्रेंड्स और आरोग्य का मतलब हो गया मेडिसिन से रिलेटेड। तो मेडिसिन जो है वो हम फ्रीली प्रोवाइड करवाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो हमारे जो मित्र देश है उनको हम ये प्रोवाइड करवाएंगे। एक तरीके से हम एजेंडा सेट कर रहे हैं कि G20 का जो लीडरशिप हमें मिली है उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक फ्रेंडली नेचर है जो भारत का यहाँ पर दिखा रहा है। फिर देखिए एक है हमारे यहाँ पर अच्छा एक चीज़ इसमें और मैं बताना भूल गई कि हमारे यहाँ पर जो है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं हमारे, तो उनके लिए ये ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो है क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो रिसर्च होती है, जो साउथ ईस्ट के जो देश हैं और जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनके जो सॉल्यूशंस निकालने के लिए रिसर्च जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो ये एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था EPFO के अंदर। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये सैन्य शक्ति, किसके पास कितना ज़्यादा आर्मी है उसको कैलकुलेट करता है। तो इसमें 145 कंट्रीज थे और उसके अंदर भारत का स्थान है 4th। भारत का स्थान कौन सा है? 4th। तो पहला इसमें USA आता है, दूसरा रशिया आता है, तीसरा चाइना आता है, 4th नंबर पे जो है हमारा इंडिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम। फिर देखिए अभी हमने पढ़ा था कवर पेज पे कि अंडमान और निकोबार के 21 जो अनाम द्वीप हैं उनमें सबसे बड़े द्वीप का नाम जो है एक परमवीर चक्र विजेता है, उनके नाम पर रखा गया है और उन परमवीर चक्र विजेता का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये ध्यान रखना है हमें। फिर देखिए नेक्स्ट हमने न्यूज़ हाईलाइट्स में पढ़ी थी कि हमारा जो डाक सेवा बोर्ड है इसके पूर्व सदस्य रहे हैं, उनको जो है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के पद पर जो है वो अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो ये नाम याद रखिएगा, अभी करंट के नाम पे कुछ भी पूछ लेते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने जो है 7 जनवरी 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया है और इसमें कितने जिलों को इसने शामिल किया है। तो देखिए 500 जो जिले हैं, 31 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटीज हैं, सॉरी स्टेट्स और यूटीज हैं, उनमें से 500 डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा कि 2018 के अंदर जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, और इसी का ही भाग है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। तो अगर आपने अभी वाला बजट पढ़ा होगा 2022-23 का उसके अंदर भी इस एस्पिरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है उसको लेकर के जो है निर्मला सीतारमन जी ने अपना एक एजेंडा पेश किया था कि हम ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, आप जानते हैं कि जो स्ट्रीट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको डिवाइड किया जाता है। तो ब्लॉक लेवल तक जो है डेवलपमेंट पहुंचाया जाए, क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसमें भी फिर वही जैसे कि डेल्टा रैंकिंग होती है वैसी रैंकिंग इसके अंदर भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर 100 चीते जो है वो लोकेट किए जाएंगे और कहाँ से लोकेट किए जाएंगे, तो दक्षिण अफ्रीका से इनको लाया जाएगा। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट है ICC के द्वारा वर्ष 2023 में
जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी देने की घोषणा किस क्रिकेटर के लिए की गई है? तो ये जो क्रिकेटर है इनका नाम है बाबर आजम, पाकिस्तान से, और ट्रॉफी का नाम ध्यान रखिएगा, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दी जाएगी। फिर देखिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में से कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जो है इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। इन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2018 में इनको आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो है वो दिया गया था। फिर देखिए जैश ए मोहम्मद एक क्या कहें उसको, एक आतंकवादी संगठन है, और इसका एक प्रॉक्सी संगठन और था जिसको कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसका नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। ठीक है, तो जैश ए मोहम्मद का एक छद्म संगठन है, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि अभी बैन किया गया है। फिर देखिए 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है जिसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था, वहां पर डॉक्टर सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया? उनका नाम है प्रोफेसर SR निरंजना। क्या नाम है? प्रोफेसर SR निरंजना। तो ये इनको जो है डॉक्टर सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इसको देख लीजिएगा। NCERT ने भारत के किस पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को जनवरी 2023 में अधिसूचित किया है? इसका नाम है परख। परख का फुल फॉर्म देखिए क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें पूरा आएगा नहीं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके अनुकूल जो है या उसके जो प्रोविजंस है उसको देखते हुए ही इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, CBSE है, ICSE है, सबको जो है एक तरीके से इसमें रखा जाएगा, और जितने भी असेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों के, उन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक तारतम्यता लाने के लिए इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें सभी के डेटा जो है एक जगह आपको संकलित मिलेंगे, और जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक डॉक्यूमेंटेशन में, वो इसके द्वारा जो है वो की जाएगी। असेसमेंट में जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाएगा? तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप स्टार लगा लीजिएगा, और नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लास्ट देखिए ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैं प्रिंस हैरी, इन्होंने अपने एक संस्मरण या मेमोरियल्स जो होते हैं उसकी एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है स्पेयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं तो मैं आपको बताती हूँ। हमने अभी पढ़ा था खेलो इंडिया युवा खेल जो है उनका आयोजन किया जाएगा, 5वां संस्करण है, और आयोजन जो है वो अभी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर उसका आयोजन किया जाएगा। अभी उसमें एक पॉइंट और मैं बताना भूल गई थी कि उसके अंदर 2 नए खेलों को पहली बार इंक्लूड किया गया है। पहला तो है काकेइंग। ये काकेइंग क्या होता है? ये आपको दिख रही होगी, इसको कयक बोलते हैं आई थिंक इस बोट को, और इसके अंदर जो है पहले बात तो इस स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया, और दूसरा जो है आपका ये आपका जो है कैनोइंग, इसको भी इंक्लूड किया गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देखेंगे कि उसके अंदर जो आप इसका पैडल देखेंगे उसमें दोनों तरफ पैडल बने हुए हैं और इसमें एक तरफ पैडल है, तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये नए गेम्स हैं और इसमें इंक्लूड जो क्या कहते हैं दोनों नए गेम है, और उसको खेलो इंडिया युवा खेलों में इस बार जो है वो इंक्लूड किया गया है। और ये देखिए हमारा आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट जो हमने भी पढ़ा था कि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है, ये प्रधानमंत्री जी हैं और ये इसको लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर रिमार्क्स एट ओपनिंग सेशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023, और ये सब देखिए वर्चुअली है। ये बांग्लादेश की वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, और ये गुयाना के और कई देशों के होंगे, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह के। तो इन्हीं को ज़रूरत है खैर जो वैक्सीन है हमारी तरह, तो इसीलिए इन लोगों के लिए मतलब जितने भी साउथ के जो हमारे नेशंस हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और ये हमारा एस्पायरेशनल ब्लॉक जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो है उसको लेकर के है। इसमें हालांकि आपको दिखेगा नहीं, हम देखेंगे कि राजस्थान से जो है इसमें कितने जो है ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया। तो राजस्थान से 5 ब्लॉक्स को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, और सबसे ज़्यादा जैसे कि यूपी, बिहार और जो झारखंड है वहाँ के ब्लॉक्स इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड हैं। स्टार्ट करें हमारे प्रादेशिक परिदृश्य को। जो पहली खबर है वो पद्मश्री सम्मान को लेकर के है। पद्मश्री सम्मान इस बार जो है 4 हस्तियों को दिया गया है।
और 3 क्षेत्र में मिला है। पहला है कला के क्षेत्र में, दूसरा जो मिला है वो है सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, और तीसरा है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। तो चारों व्यक्तियों की हम फोटोज देखेंगे और उसके बाद में उनके बारे में और कौन कौन सी बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये दोनों भाई हैं और ये गज़ल सिंगर्स हैं। इनका नाम है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। तो ये जो हुसैन ब्रदर्स हैं इनको क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है, भजन होते हैं, गज़ल गायकी होता है, उसके लिए जो है ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी इनका क्या योगदान रहा है, तो देखिए इनको सन 2000 के अंदर ऑलरेडी संगीत नाटक अकादमी से अवॉर्डेड किया जा चुका है। उसके अलावा इन्होंने एक गुलदस्ता नाम का अपना जो है एल्बम रिलीज़ किया था और वो भी काफ़ी जो है प्रचलित रहा है। तो 1980 के अंदर इन्होंने गुलदस्ता नाम का खुद का एल्बम भी निकाला था। तो इसीलिए ये 3 फैक्ट्स इनके बारे में है। एक तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ब्रदर्स को पद्मश्री दिया गया है राजस्थान से इस बार। और ये जो है 43 ईयर्स हो गए इनको गज़ल गायकी और इस फील्ड के अंदर। 1980 में इनका गुलदस्ता नाम का एल्बम भी आया था जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा उस टाइम पे। और उसके अलावा इनको सन 2000 के अंदर संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया है। अब देखिए राजस्थान से जो सेकंड पर्सन है वो डूंगरपुर से आते हैं और इन्होंने जो है ये इनका नाम है मूलचंद लोढ़ा और ये जो है 75 ईयर्स के हैं और इन्होंने डूंगरपुर का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर इन्होंने आई हॉस्पिटल खोला है और 15,000 से ज़्यादा लोगों को जो है उनकी आईसाइट वापस दिलवाने में मदद की है। तो ये मतलब काफ़ी एक यूनिक वर्क है इनकी तरफ से। और इसके अलावा भी ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है स्कूलों से रिलेटेड और उनके अस्पतालों से रिलेटेड इन सब के जो है निःशुल्क जो है इन्होंने कार्य किया है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों का जो अपलिफ्टमेंट है, उत्थान है, उनका एम्पावरमेंट है ट्राइबल लोगों का, उनके उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। तो इसीलिए इनको पद्मश्री से इस बार सम्मानित किया गया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, नाम है इनका मूलचंद लोढ़ा और इनको सोशल सर्विस के क्षेत्र के अंदर ये अवार्ड दिया जाएगा। अब देखिए तीसरे व्यक्ति अपने जयपुर से हैं और इनका नाम है लक्ष्मण सिंह। तो ये जो है इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी कार्य किया है। देखिए खुद 5th तक पढ़े हुए हैं लेकिन इन्होंने अपने एरिया के अंदर 40 से 50 स्कूल खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। उसके अलावा भी काफ़ी कार्य किए हैं इन्होंने, जैसे कि जो इजरायली तकनीक है उससे खेती करना ये सिखाते हैं और जो तालाब है जल संकट दूर करने के लिए तालाबों के निर्माण भी करवाए हैं। और ये जो है जयपुर के लापोड़िया जो गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, खुद 5th तक है पढ़े हुए लेकिन उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है। तो इनको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। तो तीनों व्यक्तियों के आपको नाम ध्यान रहेंगे, हुसैन ब्रदर्स, फिर है मूलचंद लोढ़ा और तीसरे हैं आपके लक्ष्मण सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, भगवान देव नारायण के अवतरण की जो है 1111वीं जयंती हाल ही में सेलिब्रेट की गई है और राजस्थान गवर्नमेंट ने तो इस तारीख को यानी 28 जनवरी को स्टेट हॉलीडे तक डिक्लेयर किया है। ठीक है, और इस जो हमारा ये फंक्शन था इसके ऊपर प्रधानमंत्री को जो है एक मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। तो देवनारायण जी के बारे में आप राजस्थान का जो कल्चर उसमें पढ़ते भी हैं कि एक गोरक्षक देवता, असहाय लोगों की जो सहायता करते हैं, पराक्रमी योद्धा, उनके रूप में इनकी आराधना लोकल डिटीज़ के रूप में की जाती है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आप 28 जनवरी याद रखिएगा कि इसको स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा आप इनका अवतरण दिवस और अवतरण स्थान ध्यान रखिएगा। तो अवतरण स्थान तो है मालासेरी डूंगरी जो कि आसींद के अंदर पड़ती है, भीलवाड़ा जिले के आसींद के अंदर पड़ती है। तो मालासेरी जो डूंगरी है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, अवतरण कब हुआ था, तो माघ माह में, माघ का जो महीना है उसके अंदर, और इसमें भी शुक्ल पक्ष जो अपना चांदना पक्ष है उसमें, और सप्तमी तिथि। ठीक है, तो सप्तमी तिथि, शुक्ल पक्ष और माघ के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कल्चर के अंदर, राजस्थान कल्चर के अंदर इस क्वेश्चन को इस बार पूछ लिया जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर के है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहले तो आता कभी ये हमें पता होना चाहिए, तो ये आता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही क्यों आता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको स्टैब्लिश किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम सन 2011 से हमने मनाना शुरू किया है कि हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है हमारे स्टेट के अंदर, राजस्थान स्टेट के अंदर एक राज्य स्तरीय समारोह किया गया और ये जयपुर का जो हमारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका थीम आपको याद रखना है, एग्जाम में
आपसे या तो डेट पूछी जाएगी या थीम पूछा जाएगा, तो आप थीम याद रखिएगा। थीम है इसका मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। ठीक है, तो मतदान जरूर करेंगे हम, मतदान जैसा कुछ नहीं, ये इसका थीम था। और यहाँ पर जो भी मतदान से संबंधित मतदान क्या कहें, निर्वाचन से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जैसे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, उप जिला निर्वाचन अधिकारी है, इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनको अवॉर्डेड भी यहाँ पर किया गया था। तो सबके नाम तो नहीं देखा जा सकता, एक बार देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया जो नागौर से हैं, रुक्मणी रियार सियाग जो कि IAS है हनुमानगढ़ में, अरविंद कुमार पोसवाल जो चित्तौड़ से हैं, अनिल अग्रवाल धौलपुर से और अंशदीप जो है अजमेर से। तो ये जो जिलाधीश है इनको इससे अवार्ड, ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही फैक्ट है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए 2011 से ही हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। अगर आपको 2011 ध्यान रहेगा तो आप निकाल लेंगे कि 13वां मतदाता ये दिवस रहा था। और इसका थीम याद रखना है हमको, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। ये भी एक अवार्ड है जो कि नाम है उसका गोल्डन कैलाश पुरस्कार, और ये दिया गया है एक राजस्थानी फिल्म को। तो राजस्थानी फिल्म का नाम आप ध्यान रखिएगा, नानेरा उस फिल्म का नाम है। नानेरा मीन्स जो अपना ननिहाल होता है, नांदेरा जिसको हम बोलते हैं। तो नानेरा नाम की जो राजस्थानी फिल्म है उसको गोल्डन कैलाश पुरस्कार से अभी अवॉर्डेड किया गया है। अब ये अवार्ड देखिए कहाँ दिया गया है, तो ये एक फिल्म फेस्टिवल था जिसका नाम है अजंता एलोरा फिल्म समारोह, वहाँ पर ये पुरस्कार इस फिल्म को दिया गया है। अब इस फिल्म के अंदर ये देख लेते हैं कि इसका मुख्य किरदार कौन है। तो मुख्य किरदार है इसका मनीष नाम का एक लड़का है। उसके पिता की मृत्यु के बाद में उसके जो भी लाइफ के डिसीजंस है वो इसके अंकल लेने लगते हैं, और उसके बाद में एक कहानी में मोड़ ये आता है कि ये अपनी बहन से, अपनी कज़न से जो है प्रेम करने लगता है, और उसके बाद में पूरा परिवार किस प्रकार से मुसीबत में पड़ता है उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसको मिली है। एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए इस प्राइज के तहत, गोल्डन कैलाश पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा इसको एक तो कि फिल्म का नाम क्या है, पुरस्कार कौन सा मिला है और इसके डायरेक्टर कौन है। तो इसके डायरेक्टर जो है उनका नाम है दीपांकर प्रकाश। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मूवी, और ये आई थिंक मनीष जो नाम का किरदार है, और गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पुरस्कार पे आते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार जो है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा अमृत सम्मान को लेकर के है। तो अमृत सम्मान एक ऐसा सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी एज जो है, जो रचनाकार हैं उनकी एज 75 ईयर्स से ऊपर है, और आज तक उनको साहित्य अकादमी का कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। तो इनके एक तरीके से कॉन्सोलेशन प्राइज जो है हम देते हैं। तो मैं मजाक कर रही हूँ, कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं है ये, लेकिन हाँ ये इसमें लिखा हुआ है कि भाई जिनको आज तक कोई अकादमी का, साहित्य अकादमी का कोई भी पुरस्कार नहीं मिला हुआ होता है, उन व्यक्तियों को इसमें सेलेक्ट करते हैं, और एज उनकी 75 ईयर्स से अधिक होनी चाहिए। तो इस बार जो ये पुरस्कार है 2022-23 का, ये 8 जो रचनाकार हैं उनको दिया गया है, और इसमें से देख लेते हैं नाम भी इनके। तो ये जो 3 लोग हैं, डॉक्टर सुलोचना राघे राघव, पुष्पा शरद देवड़ा, डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, ये तो तीनों जयपुर से हैं। ग्यारसीलाल सेन झालावाड़ से हैं। लक्ष्मी नारायण जो हैं और सरल विशारद ये बीकानेर से हैं। शिव कुमार चूरू से, और भारती भावसर ये बांसवाड़ा से हैं। तो इन सबको ये पुरस्कार दिया गया है, और इसमें क्या मिलता है तो देखिए 31,000 रुपीज़ जो है एक कॉन्सोलेशन प्राइज देते हैं, और ये अमृत सम्मान है। नाम ध्यान रखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है अमृत सम्मान। इस बार 8 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर जो आइलैंड्स है, कुछ आइलैंड्स वहाँ पर जो फाइंड आउट हुए हैं, उनके नाम जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। अब उसमें जो चक्र विजेता हैं वो कुछ हमारे राजस्थान से हैं, तो हम उन नामों को देख लेते हैं कौन किसका नाम है। तो देखिए यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर 21 जो द्वीप हैं, 21 आइलैंड्स हैं, उनका नामकरण किया गया। और उस 21 आइलैंड्स के अंदर जो 2 व्यक्ति हैं वो हमारे राजस्थान से हैं। पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है पीरू सिंह शेखावत, ये झुंझुनू से हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं मेजर शैतान सिंह। इनके बारे में तो आप जानते हैं, ये जोधपुर से हैं, और इनके नाम पर वहाँ पर मेजर शैतान सिंह मार्ग भी है, और इनको मरणोपरांत 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये इन दोनों के बारे में है। इनके बारे में देखिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो 20 मई 1936 यानी कि आज़ादी से पहले जो है पीरू सिंह शेखावत जो है कंपनी हवलदार के पद पर थे, कंपनी हवलदार मेजर के पद पे थे, और राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन में ये थे, और झुंझुनू के बेरी गांव से रहने वाले हैं। 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है जम्मू कश्मीर के तितवाल सेक्टर के अंदर पाकिस्तानी सेना के हमले
हमले के दौरान दुश्मन की 2 चौकियों पर कब्जा करते हुए इन्होंने प्राणोत्सर्ग किए थे। तो 1952 में इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। दूसरे हमारे मेजर शैतान सिंह है, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से थे और 1924 को इनका जन्म हुआ। भारत चाइना का जो युद्ध था 1962 में, तो वहाँ पर लद्दाख के अंदर इन्होंने 120 सैनिकों के साथ में 2000 चीनी सैनिकों को वहाँ से खदेड़ा था। तो 1963 में मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से जो सरकार है उन्होंने सम्मानित किया। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, एक तो है पीरू सिंह शेखावत और दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह। इन दोनों के नाम पर अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू हो गई है। तो बल्ले बल्ले हो गए 5 जगहों के। तो पहला था अपना जयपुर, फिर है जोधपुर, फिर है उदयपुर और एक कोटा। तो ये हो गए हमारे जो 4 शहर है वहाँ पर 5G सेवाएं जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब पलक झपकते ही सब कुछ डाउनलोड, ठीक है। तो अब देखिए, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से 7 जनवरी को किया है। कोटा में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। अब ये तो वैसे कोई काम की बात नहीं है, इनको नहीं याद रखना, बस आप सिटीज़ का नाम ध्यान रखिएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। अब देखिए, कंपनी का दावा है कि इन शहरों में मोबाइल यूजर्स को इंटरनेट में कि 1000 Mbps की स्पीड जो है वो 5G के अंदर दी जाएगी। तो ये 4 शहरों के आप नाम ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसमें ये भी कह रहे हैं कि जल्दी ही हम बीकानेर और अजमेर जो है वहाँ पर भी इस योजना को लागू करेंगे। और रिलायंस ने ये कहा है कि हम 2023 तक जो संपूर्ण भारत के अंदर 5G सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी महत्वाकांक्षी बात है ये। अब देखिए कि हमारे राजस्थान जो सरकार है उसके 4 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर के उन्होंने चिंतन शिविर जो है उसका आयोजन किया था 16-17 जनवरी को। चिंतन शिविर में उन्होंने क्या क्या बातों पर डिस्कशन किया है वो हम देखेंगे। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की बात की गई है कि भाई अगर किसी बच्चे को कोचिंग सेंटर से वो अगर अपना एडमिशन वापस लेता है तो 10 दिन के भीतर उसको फीस रिटर्न होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के पास में जो जिला कलेक्टर का एक मिनी सुविधा केंद्र होना चाहिए। तो कोचिंग सेंटरों की जो मनमानी है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। तो ये सब बातें चिंतन शिविर में डिस्कस की गई थी। तो और भी क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई है वो हम देखते हैं। अब ये जो शिविर है ये आपका एक संस्थान है जयपुर के अंदर, लोक प्रशासन संस्थान, जिसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। अब देखिए क्या क्या तथ्य हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे देश में समान सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी सभी को एक तरीके से दी जाए, उसके लिए एक एक्ट पारित करना चाहिए जिसका नाम होगा राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसका प्रस्ताव जो है इस चिंतन शिविर में दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा और इसको केंद्र सरकार के पास डिस्कशन के लिए भेजा गया है। दूसरा देखिए कि हमारे यहाँ पर शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, उसके लिए जो है राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान, जो प्राइवेट हमारे शिक्षण संस्थान है, उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए और उसके लिए विधेयक लाने के लिए एक प्रस्ताव जो है यहाँ पर दिया गया है कि एक हम ऐसा बिल लेकर के आएंगे जिससे कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उनको रेगुलेट करने के लिए अलग से प्राधिकरण या बॉडी बनाई जाए। तो ये भी एक अच्छी बात है। कोचिंग सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक 2023 लाया जाएगा, जिसके के अंदर 10 दिन के अंदर अगर विद्यार्थी की जो शेष फीस होगी वो कोचिंग सेंटर्स को लौटानी होगी। ये तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी था, काफ़ी इस पर डिटेल चर्चा की गई है। और उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी हमारे ऑफिस में पत्रावलियाँ होती हैं उनके लिए ई ऑफिस पोर्टल बनाया जाए, यानी सब चीज़ ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ये सारी बातें चिंतन शिविर में की गई है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण जैसी एक बॉडी बनाने की बात की गई है और राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण और विनियामक विधेयक लाने की बात की गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान जो हमारा हाईकोर्ट है वहाँ पर 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, 9 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अपॉइंटमेंट्स को लेकर के है कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और अभी हमारे टोटल न्यायाधीश 35 हो चुके हैं। और ये केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार नहीं कहेंगे, राजस्थान का जो सर्वोच्च जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो कॉलेजियम होता है उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को और उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट की जाती है। तो 9 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और इसके अंदर जो आपके 6 न्यायाधीश हैं वो वकील कोटे से नियुक्त हुए हैं
तीन जो है वो वकील कोटे से और बाकी के जो 6 हैं वो आपके न्यायिक अधिकारी जो होते हैं, जुडिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं उससे, उस कोटे से इनको नियुक्त किया गया है। सबका नाम ध्यान रहे ना रहे, एक जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर नुपुर भाटी है तो ये महिला है, और इनके अपॉइंटमेंट के साथ में हमारे यहाँ पर महिला न्यायाधीशों की संख्या टोटल 3 हो गई है। इसके अलावा जो 2 हैं वो है जस्टिस रेखा बोराणा और दूसरी है जस्टिस शुभा मेहता। तो ये दोनों पहले से हाईकोर्ट के अंदर कार्यरत हैं। तो 3 महिलाएं जो है वो नियुक्त हो गई हैं। तो इनका तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो पुष्पा भाटी, नुपुर भाटी, दूसरी है रेखा बोराणा और लास्ट है जस्टिस शुभा मेहता। इन तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। और अभी कितने जजेस हो गए हैं? टोटल 35 जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और बाकी इनके बारे में चीज़ें दे रखी है, जैसे कि ये है जो वकील कोटे से नियुक्त हैं AAG गणेश राम मीणा, और दूसरे ये नुपुर भाटी हैं और एक है अनिल कुमार उपसन। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर दे रखी है। अभी भी देखिए राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसमें 15 पद जो है वो रिक्त हैं, अभी उनमें और भी वैकेंसी है। तो वकील कोटे से जो नियुक्त हैं ये राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ता हैं, AAG हैं। और इससे पहले 2021 में वकील कोटे से ही हाईकोर्ट के जज फरजंद अली और रेखा बोराणा भी AAG रह चुके हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपसन जो है 2020 में विधायकों की जो खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला था उसमें SOG की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर इन्होंने पैरवी की थी। तो ये हैं। और देखिए यहाँ पर जो पुष्पेंद्र भाटी है और डॉक्टर बार मुंह से निकल रहा है, न्यायाधीश नुपुर भाटी हैं, ये दोनों ही दंपति हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। मतलब पहली बार है कि कोई जो कपल है वो साथ में जजेस बने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, गौशाला और पशु आश्रय स्थल हेतु एक योजना है, उसको मंजूरी दी गई है। अब देखिए जो ये गौशाला और पशु आश्रय स्थल है, गौशाला में गायों को रखा जाता है, पशु आश्रय स्थल में किसी भी पशु को आश्रय देने के लिए ऐसे स्थल जो है वो बनाए जाएंगे। स्थल कहाँ पर बनाएंगे? तो ग्राम पंचायतों के अंदर इन स्थलों को बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी अलॉट कर दिए हैं। 1377 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है और जनवरी 2023 में इस योजना को लॉन्च किया। योजना का नाम है गौशाला या पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। जन सहभागिता इसलिए कहा गया है कि इसमें 90% जो राशि है इस स्थल को बनाने के लिए, इस एरिया को बनाने के लिए वो गवर्नमेंट देगी, राजस्थान की सरकार देगी, और 10% जो राशि है वो जो कार्यकारी एजेंसियां हैं जो है, मतलब वहाँ के अगर कोई लोकल लोग हैं जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों से ये राशि ली जाएगी। तो 90-10 का ये रेशो रहेगा। और इसके बाद में जब ये बन जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट चरण इसका कहा है कि पहला चरण में 1500 ग्राम पंचायतों के अंदर ये इस तरीके के स्थल हम बनाएंगे और 1377 करोड़ रुपए इसमें अलॉट भी कर दिए हैं। 2022-23 और में 200 और 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायत में स्थलों का निर्माण करने की ये योजना है। और जब ये स्थल बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके रखरखाव के लिए भी 1 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए जाएंगे। तो ये हो गया इसमें ग्राम पंचायत को या फिर जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि जो है गौशालाएं स्थापित करने के लिए दी जाएगी। तो ये राज्य सरकार के द्वारा है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है उसका आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान का जो निम्बाली ब्राह्मण नाम का जो जगह है पाली के अंदर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। तो ये राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था स्काउट एंड गाइड को लेकर के। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स हम पहले देख लेते हैं कि जो ये राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है ये 1957 से इसको जो है किया जा रहा है, 1953 से इसको किया जा रहा है, 1953 से। और राजस्थान के अंदर 1957 को पहली बार इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर, और अभी दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है पाली के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमारी 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी थी, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? पाली के अंदर किया गया है, राजस्थान के अंदर। और दूसरी बार है कि राजस्थान में इस प्रकार के फंक्शन का आयोजन किया गया है। फिर तीसरा फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि इस बार का ये जो स्काउट एंड गाइड जम्बूरी था, इसका थीम था शांति के साथ प्रगति। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका थीम था शांति के साथ प्रगति। इसका जो प्रोमो गीत है वो था पाली धरा पर लाग्यो मेलो। तो ये इसका प्रोमो गीत था। उसके अलावा राजस्थान को इसमें काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, वो इसके उद्घाटन समारोह में शामिल थी। और यहाँ जो वायुसेना है उसने अपना सूर्य किरण करके जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया है।
और उसके अलावा जो है राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, ये दोनों पुरस्कार राजस्थान को दिए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, थीम याद रखनी है। और उसके अलावा कई सारे यहाँ पर रिकॉर्ड्स बने हैं जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कराए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जयपुर में सबसे बड़े अस्थायी स्टेडियम का निर्माण, यूनिफॉर्म में सर्वाधिक छात्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की ली गई शपथ, ऐसे रिकॉर्ड जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस जम्बूरी के दौरान किए गए थे और शामिल किए गए हैं। अगर हम देखें कि लास्ट जो ये जम्बूरी है, 17वीं जो जम्बूरी थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये आपके मैसूर कर्नाटक में 2017 के अंदर आयोजित की गई थी। तो इसका फिक्स्ड कोई टाइम नहीं है कभी आयोजित होती है। तो अभी 18वीं थी और ये कहाँ पर आयोजित की गई है, पाली में आयोजित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, चूंकि हमने पढ़ा कि इनका राष्ट्रपति जी का यहाँ पर राजस्थान में दौरा था, तो ये पहला दौरा उनका था। तो यहाँ राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में जो हमारा राजभवन है वहाँ पर संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। तो संविधान उद्यान जो बनाया गया है उसमें संविधान से जुड़ी हुई जो भी संस्कृति रही है उन सभी को वहाँ पर एक आर्किटेक्चर के रूप में उस उद्यान में स्टैब्लिश किया गया है और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया गया है। इसका जो मुख्य आर्किटेक्ट है वो अनूप बरतरिया के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों ही नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि राष्ट्रीय संविधान पार्क में 30 फीट ऊंचा फ्लैग पोस्ट है, मयूर स्तंभ है, गन मेटल से बनी हुई जो चरखा है, गन मेटल से बनी 10 बाय 12 फीट की चरखा काटने और गांधी जी की प्रतिमा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अवलोकन भी यहाँ पर किया गया। तो ये सारी चीजें इस संविधान उद्यान में बनाई गई है। उसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर पारेषण प्रणाली जो है उसका भी उद्घाटन किया है, यानी कि यहाँ पर वर्चुअली जो है उन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का राजस्थान में जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित पारेषण तंत्र है उसका उद्घाटन किया है और बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी गई है। तो इन सब के उद्घाटन भी इनके द्वारा करवाए गए, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर उन्होंने ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर है वहां पर जाकर के राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय, इसको लेकर के इस थीम पर वहां पर ब्रह्म कुमारी संस्था में इन्होंने अपना संबोधन भी दिया। तो ये थी राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा से संबंधित बातें। अब हम चलते हैं JLF की तरफ, यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ये हर साल होता है जनवरी फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। अभी जैसे 19 से 23 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था और जयपुर में इसका आयोजन करवाया जाता है। अब देखते हैं JLF से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स है तो उसको देख लेंगे। सबसे पहली बात, इसको आमेर के अंदर आयोजित किया गया था, जयपुर में आमेर के अंदर आयोजित किया गया था। और उसके अलावा इस पर जो थीम था इसका वो उत्सव रखा गया है, उत्सव इसका जो है वो थीम रखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर 21 भारतीय भाषाओं को और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अंदर जो इसका कीनोट एड्रेस जो है, जो इसका शुरुआती एड्रेस है, वो नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह के द्वारा दिया गया था। इस उत्सव के अंदर या इस फेस्टिवल के अंदर जो है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार 8 वर्ष के बाद इस बार प्रदान किया गया है। तो इसमें मलयालम के कवि है सच्चिदानंद, उनको ये पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। फिर जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार है वो इरशाद कामिल को दिया गया है। उनके गाने आपने सुने होंगे, नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है अगर तुम साथ हो, ये जो सुपर हिट गाने लिखने वाले जो हैं इरशाद कामिल, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और बॉलीवुड में हिंदी साहित्य में PhD करने वाले पहले गीतकार हैं, तो ये भी इनकी एक उपलब्धि है यहाँ पर। फिर 2016 में अब तक ये पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया जा चुका है। तो 2016 से अब तक ये 5 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है? द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार। अब देखिए JLF के अंदर जो डॉक्टर संदीप पुरोहित है, उनको वरिष्ठ पत्रकार की कृति, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं ये, और इनकी कृति है मेवाड़ पुनर्खोज। इसका विमोचन जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर CP जोशी, उनके द्वारा किया गया है। तो ये भी थोड़े से फैक्ट्स हैं इसके लेकर के। नेक्स्ट देखिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JIFF। अब इसके बारे में चीजें पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें जो JIFF है यानी कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें क्या बातें हमको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ये इसका 15वां संस्करण था। इसके अंदर जो है 5 दिन तक के लिए इसका आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो पंजाब सरकार के सहयोग से किया गया है, ये ध्यान रखना है। और इस फिल्म का जो फेस्टिवल था इस बार, जो JIFF का जो थीम है वो है फिल्मों से मानसिक योग। ठीक है, फिल्मों से मानसिक योग, रोग नहीं है, मानसिक योग है। मैंने पहले इसको रोग पढ़ा था। तो फिल्मों से मानसिक योग जो है वो इसका थीम रहा है। और इस बार ये जो JIFF है इसने अपना
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है एक अभिनेत्री है, निर्देशक है और पटकथा लेखक है अपर्णा सेन, उनको ये अवार्ड दिया है। तो यहाँ स्टार लगा सकते हैं आप, ये आप ध्यान रखेंगे। अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने, अपर्णा सेन ने अपने करियर की शुरुआत की थी सत्यजीत रे की जो फिल्म थी तीन कन्या, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो काफ़ी कह सकते हैं कि पुराने व्यक्ति हैं ये। और उन्होंने आकाश कुसुम, अरनियर दिन, रात्रि, बख्शो बादल, बसंत बिलाप, पिकुर डायरी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। तो नाम आप ध्यान रखिएगा इनका, अपर्णा सेन इनका नाम है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस इतना इसमें ध्यान रखना, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि आपने स्किप कर दिया, इसलिए मैं इसको बता देती हूँ। जयपुर का जो एयरपोर्ट है उसको ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू की एक लोकल लिस्ट, एक तरीके से उस कैटेगरी के अंदर जो है 10वें जो टॉप 10 है उसमें 9th पोजीशन पे रखा गया है। तो ऑन टाइम डिपार्चर जो है हमारा 86% के करीब है, इसलिए इसको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। फिर देखिए इसके अंदर जो अगर बड़े एयरपोर्ट्स की बात करें तो भारत का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हैदराबाद के अंदर उसको विश्व के 20 में 11वें स्थान पर रखा गया है। तो 20 जो शीर्ष पोजीशन है उसमें 11th पोजीशन पे ये रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। टीबी की जांच, इलाज और सहायता देने में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है उसने एक टीबी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है और इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। टॉप इन द सेंस कि भाई टीबी से संबंधित जितने भी जो हम इलाज देते हैं बच्चों को, बड़ों को, तो उसके अंदर शीर्ष स्थान पे हिमाचल प्रदेश है। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान इसमें 14th पोजीशन पे आया है। तो इससे पहले राजस्थान वर्ष 2019 में 19वें स्थान पर रहा था, तो उससे हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, 4th पोजीशन पे इस बार हम हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप जानते हैं टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इससे जो संक्रमित मरीज जो है उनकी जांच, दवा आदि पर होने वाले खर्च और 6 साल तक की उम्र के छोटे बच्चों में जो टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी है वो देने में जो 9 इंडेक्सेस हैं उसके अंदर प्रदेश जो है वो अच्छे कार्य के साथ में आगे रहा है। तो इन क्षेत्रों में हमारे राजस्थान ने अच्छा कार्य किया है। और इसमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं और उस पॉइंट्स के अगर देखेंगे तो उस पॉइंट में 15 में से 12.5 पॉइंट राजस्थान को मिले हैं और जबकि देखेंगे इन पॉइंट्स में 15 आउट ऑफ 15 पॉइंट हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। तो आप शीर्ष राज्यों के नाम देख सकते हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, तेलंगाना है और फिर है राजस्थान। तो ये हैं टॉप 4 हैं। उसके बाद में कर्नाटका वगैरह सब बाद में। 10वें नंबर पर गुजरात आता है देखिए टीबी कंट्रोल में। तो राजस्थान ने इस बार 4th पोजीशन है, इससे पहले इसकी 19th पोजीशन हुआ करती थी, तो 19 से 4th पोजीशन पे आना एक टॉप कर लिया क्लास में इस बार। अब देखिए नेक्स्ट है ABFT, राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य जो है वो MOU साइन किया गया है। तो ये ABFT क्या है, तो देखिए ABFT है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो हमारे राजस्थान का जो राज्य क्रीड़ा परिषद है और जो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट है, इन दोनों ने अपने साथ एक MOU साइन किया है और उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो भी खिलाड़ी खेल के दौरान चोटिल होते हैं और स्पेशली वो खिलाड़ी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपनी सर्जरी या अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तो उनको ABFT के द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। जो अभिनव बिंद्रा ट्रस्ट है उनके द्वारा जो है आर्थिक मदद इन लोगों को दी जाएगी। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे कि चोटग्रस्त जो खिलाड़ी उसको सप्ताह में 3 दिन तक निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों किसके पहल है, एक तो राजस्थान राज्य खेल परिषद और दूसरा ABFT, इन दोनों के मध्य इसको लेकर के MOU किया गया है। अब हम 2 न्यूज़ और पढ़ेंगे। एक है नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने किया क्लीन स्वीप। तो देखिए पूरा नेशनल एक राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता थी और इसमें राजस्थान ने क्लीन स्वीप का मतलब ये है कि जितने भी खिताब थे वो सब राजस्थान ने अपने नाम किए हैं। जैसे कि सीनियर पुरुष वर्ग में राजस्थान विजेता रहा है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। सीनियर महिला वर्ग है, जूनियर पुरुष वर्ग है, जूनियर महिला वर्ग है, सभी के अंदर राजस्थान ने क्लीन स्वीप यानी कि राजस्थान ने ही सभी अवार्ड, सभी जो पुरस्कार है वो अपने नाम पर किए हैं। तो नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, राजस्थान में ही किया गया था। नेक्स्ट देखिए 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022। तो देखिए ये कुछ पुरस्कार हैं जो कि जनजातीय प्रतिभा जो है उनको दिए जाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री के द्वारा उदयपुर में इस समारोह का आयोजन किया गया था। वहाँ का जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और ये सम्मान किन किन लोगों को दिया, तो देखिए वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं उदयपुर के, ताराचंद मीणा, उनको ये पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम है मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार।
उसके अलावा जो दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा है उनको नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर किरण मीना को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार जो है CDPO दीपिका मीणा को दिया गया है। पवन पुत्र निशुल्क कोचिंग संस्थान के संचालक जो है रणवीर टोलिया, उनको वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार ये जो है जनजातीय क्षेत्रों के जितने भी प्रतिभा सम्मान पुरस्कार हैं वो अभी वितरित किए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारी खबरें हैं वो राजस्थान न्यूज इन शॉर्ट है और यहाँ से अभी हमको 3 पेजेस और कवर करने हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो हमने फरवरी 2023 की क्रोनोलॉजी में फर्स्ट वीडियो देख लिया था जहां हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, जो गणतंत्र दिवस है यानी रिपब्लिक डे है उस पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इनकी ये भारत की दूसरी यात्रा थी, ये ध्यान रखिएगा, भारत में दूसरी बार इन्होंने यात्रा की है और ये हमारे इस बार के चीफ गेस्ट थे। सेकंड पॉइंट ये है, और इसमें कोई विशेष बात इसमें जानने वाली है नहीं कि भाई इन्होंने सहयोग किस बात पे किया। वही चीज़ होती है, आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, इन सबको लेकर के सहयोग करना है। एक जो चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है उसको मैं बता देती हूँ कि भारत की जो प्रसार भारती है और मिस्र का जो राष्ट्रीय मीडिया है उन दोनों के बीच में समाचारों से संबंधित यानी कि हमारे यहाँ की जो नेशनल न्यूज़ होगी और वहाँ मिस्र की जो नेशनल न्यूज़ होगी उन दोनों का आदान प्रदान करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये थोड़ी सी काम की बात है। और मिस्र की राजधानी आप जानते हैं कायरो है और मिस्र एक अफ्रीकी देश है। ये इसके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए एक रिपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी अभी हाल ही में मीटिंग है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर और इस बार का इसका थीम था कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी मीटिंग है और कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड इसका थीम है। इसमें यही अंडरलाइन करना है आपको, जो भी फिजिकल मैगजीन से पढ़ते हैं उन लोगों के लिए है कि आप यही चीज़ अंडरलाइन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 18वां संस्करण है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। अब देखिए कि ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है यानी कि जोखिम है, तो किस प्रकार के जोखिम की ये बात करता है। तो देखिए इसने कहा है, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि आने वाले 2 वर्षों में हमें अधिक गंभीर जो जलवायु परिवर्तन है उसके तरफ से एक रिस्क हमको देखने को मिलेगा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की जो विफलता है वो भी हमारे लिए एक जोखिम की तरह रिस्क है एक मानव जाति के लिए। और जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, चरम मौसमी घटनाएं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र पर जो है क्लाइमेट चेंज का विपरीत प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए इन्होंने और कौन कौन से संकट बताए और कौन कौन से रिस्क बताए हैं। तो देखिए खाद्य संकट है, भोजन संकट है, मुद्रास्फीति है और जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, कोविड-19 जो महामारी है उसके कारण जो है वैश्विक मुद्दों में जो है ये देखने को मिलेगा। क्या क्या, एक तो भोजन की कमी, एक मुद्रास्फीति, ये सब चीज़ें रिस्क के रूप में देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो है और कौन सा गंभीर वैश्विक रिस्क है जो आपको देखने को मिलेगा, जोखिम है जो मिलेगा, वो है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का जो आपका खर्च है वो बढ़ जाएगा। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो सभी चीज़ें मतलब आज आप कमाना शुरू करेंगे, बचाना शुरू करेंगे तो तब तक महंगाई बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, भारत ने अपने एक पड़ोसी देश है मालदीव, उसको 4 करोड़ रुपीस का जो आपका ऋण है, लोन जो है उसको अलॉट किया है। तो ये जो लोन है ये किस लिए दिया गया है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, वो डेवलप करने के लिए ये ऋण दिया गया है। तो अब इस ऋण में देखिए अब एक चीज़ और है कि ये जो स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे यहाँ पर स्कीम्स चलती हैं, तो फिट इंडिया, एक हमारा खेलो इंडिया, तो इनको भी जो है वहाँ की पड़ोसी पहले की जो नीति है उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि वहाँ पर भी जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेवलपमेंट किया जा सके। फिर देखिए यहाँ पर कई सारी योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने लॉन्च करी हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित योजनाएं हैं। हम भारत जो है काफ़ी फंडिंग करता है, आपको पता है। मालदीव्स है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनको काफ़ी सारी फंडिंग ऋण जो है वो भारत की तरफ से दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक जगह का नाम है शावियानी फोखेदू नाम का एक सामुदायिक केंद्र है और उसके अलावा 45 अन्य परियोजनाएं हैं जो भी मालदीव्स के अंदर लॉन्च की गई हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते। वैसे देखिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बेसिकली वैसे तो नहीं बनेगा, सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो है एक लोन अलॉट किया है वो किस देश को भारत ने 4 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो आप ये इस प्रकार का अगर जनरल क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं कि मालदीव्स को ये किया है। फिर देखिए G20 की जो अध्यक्षता है उसमें 11 सहभागी समूह के साथ और होगा विचार विमर्श भारत का, उसको लेकर के क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। अब देखिए ये जो ग्रुप्स हैं जिसके लिए भारत जो है जिसकी अध्यक्षता आप जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसके अंदर जो और मीटिंग्स हो रही है वो कहाँ कहाँ पर होगी। तो देखिए पूरे देश के अंदर जो है 60 से अधिक जो हमारे शहर हैं वहाँ पर 200 से ज़्यादा यहाँ पर मीटिंग्स होंगी और जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनसे संबंधित 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा, जैसे कि बिजनेस 20, सिविल 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, वुमेन 20, यूथ 20, इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में विचार विमर्श किया जाएगा ताकि जो एक हमें लीडरशिप मिली है G20 की जो लीडरशिप मिली है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से, तो उसको भारत अपने जो है एक लीड कर सके, हर परिप्रेक्ष्य को जो है वो विश्व के सामने रख सके, जो भी कंसर्न्स है और जहां पर कार्य करने की आवश्यकता है उसको जो है एक वैश्विक पटल पर भारत रख सके। तो इसीलिए ये इसके मीटिंग्स है। और अब देखिए स्टार्टअप 20 जो है वो सहभागी समूह को भारत की अध्यक्षता में प्रस्तावित किया गया है। यह विकास संबंधी चुनौतियों और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए G20 देशों के नेताओं के लिए की गई के लिए कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। तो ये स्टार्टअप 20 का मकसद रहेगा। तो हालांकि आप इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर अभी जो है इसकी मीटिंग्स होती है और क्या क्या एजेंडा जो है वहाँ से निकल करके आता है, क्या क्या व्यू पॉइंट्स आते हैं, बस उनको आप ट्रैक करते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे। ये हमने अभी फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पढ़ लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये इसका विषय हमको पता होना चाहिए और ये मैंने आपको फोटो में भी बताया था कि एक वर्चुअल ये समिट था और इसके अंदर जो हमारे साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे कि बांग्लादेश है और यहाँ पे श्रीलंका है, थाईलैंड, कंबोडिया है, तो इन सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन का जो थीम था वो था आवाज़ की एकता उद्देश्य के लिए एकता, आवाज़ की एकता और उद्देश्य के लिए एकता, ये इसका थीम था। और इस थीम में जो लीडर्स हैं उन्होंने सत्र के समापन पर प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में निम्नलिखित घोषणाएं भी की हैं। पहली घोषणा है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये मैंने आपको बताया था कि जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके विकास को लेकर के जो समाधान है उन पर शोध करने के उद्देश्य से इस ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा ये भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार का एक एक्सीलेंस सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। फिर देखिए आरोग्य मैत्री भी हमने पढ़ा था कि इस नई परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या जो मानवीय संकट है उनसे प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक जो वैक्सीन है, चिकित्सा है, मेडिकल जो एड है वो प्रोवाइड करेगा। तो चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री है और जो रिसर्च है उसके लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो देखिए 6 दशक में चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें पहली बार गिरावट देखने को मिली है। तो हालांकि ये बात ये है कि इसमें अब जो है इंडिया जो है चाइना से आगे बढ़ गया है पॉपुलेशन के अंदर और अब इसमें कहा है कि 2022 के अंत तक जो है 2021 की तुलना में 8.5 लाख जो लोग हैं उनकी कमी जो है जनसंख्या में देखी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी जो है घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का जो उप प्रमुख है अब्दुल रहमान मक्की, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है और UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको यानी कि अब्दुल रहमान मक्की को अपनी जो ISIL दाइशा और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में 16 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध किया था। तो ये इसके बारे में है। फिर चलेंगे, चाइना ने जो है लॉन्च की एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन है, उसका नाम है रेजोल्यूशन या प्रस्ताव 1267। इसके तहत जो है किसी संगठन को आतंकवादी संगठन या इंस्टीट्यूशन को आतंकवादी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाता है। तो ये रेजोल्यूशन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये जो संगठन है लश्कर-ए-तैयबा और इसका जो हेड है, इसको पहले ही भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं ये अपने डोमेस्टिक जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे कंट्री के लॉज हैं उसके तहत पहले ही बैन कर चुका है, प्रतिबंधित कर चुका है, ये आतंकवादी जो संगठन है वो घोषित कर चुका है।
अब देखिए चाइना ने जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है, तो चीन की CRRC जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है, उसने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। तो ये एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, एशिया की, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की। ये एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। इससे पहले जर्मनी ने 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा जो है वो 2022 में लॉन्च किया था। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और एक बार गैस भराने पर ये 600 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और उल्लेखनीय है कि भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन पर तेजी से काम हो रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023। इसको मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था कि इसके अंदर जो सैन्य ताकत है, यानी कि जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, उसकी क्षमता किस देश की कितनी है, कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है, इस आर्मी के उस पर अगर देखें, उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उसको ये मेजर करता है, ये इंडेक्स उसको मेजर करता है। इसको जो जारी करता है वो है आपका डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट। ये एक जो वेबसाइट है उस पर इसको दिखाया जाता है और ये थिंक टैंक है एक तरीके से, जो कि अपना डेटा प्रस्तुत करता है। और इसमें भारत जो है उसको 4th पोजीशन मिली है। तो 145 जो कंट्रीज है उसमें भारत की पोजीशन 4th है। और टॉप 4 अगर आप देखें तो अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया और ब्रिटेन। तो ये जो है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इस पायदान पर है। इसके ऊपर EPFO के अंदर एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी गई थी, तो इसलिए हमको इसको थोड़ा पता रखना है। फिर देखिए अब जो है क्रोनोलॉजी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इसके अंदर वन लाइनर जो फैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम जो है यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, उसने कहा है कि एक ऐसा देश है जिसका जो ऋण है उसका पुनर्गठन यानी कि रिस्ट्रक्चर उस ऋण को किया जाएगा, ताकि और भारत ने कहा है कि भारत ने खुद ने अपील की है कि भाई इस देश का जो ऋण है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, ताकि इसको दोबारा से इसकी इकोनॉमी जो है वो वापस फ्लो में आ सके। तो वो कौन सा देश है आप सभी को पता है, श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो श्रीलंका के लिए जो है ये किया गया है और IMF ने भारत का जो इस बात बारे में समर्थन किया है। सेकंड देखिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डन, उन्होंने अभी त्यागपत्र दिया है और उनके जगह पर अभी दूसरे प्राइम मिनिस्टर वहां पर बने जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। तो नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि RS प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति को लेकर के, तो वो चर्चा में थे उस समय। तो आप पर्सन इन न्यूज यानी कि जो नेम्स है उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने उत्तर कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर जो मानवाधिकार है उनका जो उल्लंघन हो रहा है या मानवाधिकारों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसके लिए उन्होंने एक विशेष दूत जो है वो नियुक्त किया है। उस दूत का नाम क्या है, तो उसका नाम है जूली टर्नर। फिर देखिए माली के बाद में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की सैनिक सरकार ने फ्रांसीसी सैनिकों को 1 महीने के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो अफ्रीका के अंदर जो फ्रांसीसी सैनिक हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक थे और उनको फिर बाद में जो है हटाया गया वहाँ से, उसी प्रकार माली के अंदर फ्रांसीसी देश के सैनिक थे। और अभी ऐसा कौन सा दूसरा देश है जिन्होंने भी दोबारा रिक्वेस्ट की है कि फ्रांस को जो है वहाँ से निकाला जाए फ्रांसीसी सैनिकों को, वो है बुर्किना फासो। फिर देखिए सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों से जो बीमारियां फैली है उसके कारण एक देश है जिसने अपने यहाँ पर चिकित्सा आपात मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश है मेडिकल इमरजेंसी लगाने वाला, वो है आपका ब्राजील। फिर देखिए एक जगह है मोगादिशु, ये किस देश की राजधानी है जहाँ पर अलकायदा से जुड़े जो गुट है अल शबाब उसके द्वारा एक बम विस्फोट किया गया था। तो वो सोमालिया है, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। फिर देखिए नेक्स्ट है जो नेपाल है, वहाँ पर किस संस्थान द्वारा नेपाल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो संस्था का नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इंटेक नाम क्या है, इंटेक नाम है और ये इंडिया की संस्था है। कहाँ पर इन्होंने ये प्राकृतिक धरोहर संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया है, नेपाल में किया है। फिर देखिए यूनेस्को ने वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसको समर्पित किया है। तो पहले तो ये पता होगा कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है। अब किसको समर्पित किया है यूनेस्को ने, तो अफगानिस्तान में जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको ये दिवस समर्पित किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट दीजिए। भारत ने मालदीव को ये भी मैंने आपको बता दिया था, 4 करोड़ तो आपको मालदीव को दिए हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और बाकी की जो सामुदायिक परियोजनाएं पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उसके लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं
किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नई संघीय निवेश की घोषणा की है? तो वो कनाडा देश है जिसने की इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, कौन से दो दक्षिण अमेरिकी देश हैं एक साझा मुद्रा प्रचलन की योजना बना रहे हैं? यानी कि दो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उन्होंने कहा है कि अपन दोनों की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो सेम होनी चाहिए। तो वो है आपका AB, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। फिर देखिए, मक्का में जो ग्रैंड मस्जिद रोड है, उस पर दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल यानी कि भित्ति पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाई गई? तो ये अमल फेलम्बन है, उनके द्वारा बनाई गई है। फिर है नेपाल, भारत और चाइना का जो ट्रांजैक्शन है, उस पर चाइना के द्वारा गंगा की किस सहायक नदी पर विशाल बांध बनाया जा रहा है? तो वो जो सहायक नदी है उसका नाम है माब्जा जांगबो नदी, माब्जा जांगबो नदी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गंगा की सहायक नदी है जो इस ट्रांजैक्शन पर बहती है। फिर देखिए, भारत और ब्रिटेन द्वारा कौन सी स्कीम जो है 28 फरवरी को लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की उम्र के 3000 से ज्यादा जो डिग्री धारक होंगे उनको, जो भारतीय नागरिक होंगे लेकिन ब्रिटेन में, उनको 2 साल तक रह करके काम करने की जो है वो परमिशन दी जाएगी। तो ये जो स्कीम है उसका नाम है UK इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। नेक्स्ट देखिए, भारत ने कैरेबियाई देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। और ये पेंटावेलेंट जो खुराक है, इसमें देखिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है। पेंटावेलेंट मतलब 5, तो 5 खुराकें डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B और हिब से सुरक्षा जो है ये प्रदान करेगा। और ये जो है ये पेंटावेलेंट वैक्सीन क्यूबा को दी जाएगी। फिर देखिए, पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल यूरोप को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाकर कौन से देश यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बन गया है? तो यूरोजोन जो है उसके अंदर क्रोएशिया जो है वो भी इसका सदस्य देश बन गया। तो ये 20वां सदस्य देश है यूरोजोन का। फिर देखिए, अमेरिका ने मधुमक्खियों को किस रोग से बचाने के लिए बनाए गए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिकन फाउल ब्रूड जो है इस टीके को मंजूरी दी है और ये मधुमक्खियों को बचाने के लिए है। फिर देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में सामरिक वार्ता या स्ट्रेटेजिक जो बातचीत है उसके लिए दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये 36वां भारत फ्रांस सामरिक वार्ता जो है सेशन था। फिर देखिए, भारतीय उच्च आयोग ने श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है ये श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय जो है वहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उसने कहा है कि एक भारतीय भाषा है जिसको कि हम सिलेबस के अंदर अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, वो भारतीय भाषा है पंजाबी। आप जानते हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पंजाबी रहते हैं भारत से, तो इसीलिए उन्होंने अपने सिलेबस में इस भाषा को इंक्लूड करना मंजूरी दी है उसको। फिर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठान और फैसिलिटीज के खिलाफ हमले की निषेध संधि कब लागू की गई, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2023 को किया है। यानी कि हमारे जो एटॉमिक रिएक्टर्स बम जो वो हैं, जो परमाणु हमारे प्रतिष्ठान जो है और उसके अलावा जो हमारे कैदी हैं उनकी जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसका हमें आदान प्रदान करना होता है। और ये एक संधि की गई थी 27 जनवरी 1991 को। खबर है वो एक अपॉइंटमेंट को लेकर के है, एक नियुक्ति को लेकर के है। तो देखिए, एक IPS है पंकज कुमार सिंह, इनको डेप्यूटी NSA नियुक्त किया गया है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनका क्या योगदान है? तो इन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में 2021 में BSF का स्थापना दिवस मनाने की पहल की थी। तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, पंकज कुमार सिंह जो है उनको डेप्यूटी NSA है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। तो अभी देखिए, हाल ही में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जो कि 11 से 17 जनवरी को मनाया गया। और इसको हमारा जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वो आयोजित करता है। और उन्हीं की पहल पे राज्यों के अंदर भी इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं। तो अभी राज्य स्तर पे जो प्रोग्राम हुआ था सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर के, उसकी थीम थी परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो थीम आप याद रख सकते हैं, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसके अंदर कुछ प्राइजेस भी दिए गए, कुछ पुरस्कार दिए गए। तो यहाँ पर जो RTO है, पाली के जो RTO हैं, जिनका नाम है प्रकाश सिंह राठौड़, उनको जो है पुरस्कृत किया गया है अपने जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों को लेकर के। और 5 ऐसे जिले घोषित किए गए हैं जिन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर दुर्घटनाओं को कम करने में जो है अपना योगदान दिया है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो ये जितने भी घनी आबादी वाले जिले हैं उनमें से एक भी नाम इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना है। पाली है, बारां है, करौली, झालावाड़ और जालोर।
पाली, बारां, करौली, झालावाड़ और जालौर, ये 5 नाम इसके अंदर आते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट। तो ये जो है पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब की तरफ से जो है राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट का आयोजन, ये आपको जानते हैं जयपुर के अंदर रामबाग है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं पद्मनाभ सिंह, उनकी हैट्रिक के कारण जो बेदला ट्रोजन्स है, ये उसका क्या कहते हैं, इनके ट्रुप का नाम है, इसने रजनीगंधा अचीवर्स को पराजित किया है। तो इतनी कोई विशेष खबर नहीं है, इस पे क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर देखिए जस्टिस राम सिंह झाला, इनको किस पद पर नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको स्टार लगाना है। तो जस्टिस राम सिंह झाला जो है हमारे राजस्थान के जो मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें सदस्य के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। ध्यान रखिएगा, सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है, आप जो क्या कहते हैं चीफ के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति नहीं मिली है, एक सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। तो मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 3 जो है इसमें जो है ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है उन्हीं को बनाया जाता है। तो अभी कौन है यहाँ पर अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का नाम भी यहाँ पर दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। ये हर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो हमारे राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, उनके एक सदस्य हैं महेश गोयल और दूसरे सदस्य अभी बनाए हैं जस्टिस राम सिंह झाला को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मानवाधिकार आयोग संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें 1 सदस्य और 2 सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ML लाठर है, इनको किस पद पर अभी नियुक्त किया गया है, तो देखिए जो ML लाठर है, आपको पता है इससे पहले RPSC में भी ये नियुक्त हुए थे। तो अभी इनको जो है जो राज्यपाल है उनके द्वारा राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य सूचना आयोग में आयुक्त के पद पर, अगेन मुख्य सूचना आयुक्त कोई और है, ये आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो आपको नाम पता होना चाहिए, रिसेंट अपॉइंटमेंट इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा। अब देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त हमारे कौन है, तो वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। तो देवेंद्र भूषण गुप्ता तो है मुख्य सूचना आयुक्त और उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और अब जो है इसमें आयोग में सदस्यों की या अन्य आयुक्तों की संख्या देख लेते हैं। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद बरबड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़ और शीतल धनखड़, ये सब जो है इसके ऑलरेडी आयुक्त हैं राज्य सूचना आयोग के। तो देखिए इन दोनों की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है, राज्यपाल के द्वारा की गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है इसका आयोजन अभी पाली जिले के निम्बली स्थित जम्बूरी कैंपस में किया गया है। और इसमें पाली जिला प्रशासन, युवा मामले और खेल विभाग और स्काउट एंड गाइड शिक्षा विभाग की सहभागिता से इसको आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आपसे पूछे कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा पाली में किया गया। और पाली में भी अगर इससे पूछ ले तो निम्बली नाम की जो जगह है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। अंधता नियंत्रण हेतु एक नीति, राइट टू साइट को लेकर के एक नीति राजस्थान सरकार लेकर के आई है। और देश में पहली बार है कि ऐसी नीति कोई राज्य लेकर के आया है। इसमें यह है कि ब्लाइंडनेस जो लोगों में आ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर कह रहा है राइट टू साइट, यानी कि देखने का भी एक अधिकार है। तो राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा राज्य में अंधता प्रसार दर को 0.3% स्तर पर लाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार की दर 1.1% थी। राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से संचालित किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ पर राइट टू साइट के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लेकर के आया है। और देश में अगर बात करें तो अंधता की जो दर है वो 1.1% है। इसको 0.3% लाने के लिए हर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ केराटोप्लास्टी और आई बैंक जो है उसको कंपल्सरीली अनिवार्य रूप से इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पशुधन बीमा योजना पर। तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उनकी स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ठीक है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन उनका है केंद्र सरकार का। तो उसी के तहत उन्होंने पशुधन यानी जो भी व्यक्ति जानवर पालता है उसके जो जानवर है उनके पशुओं की जो है मवेशियों की बीमा जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। बीमा करवाने तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो प्रीमियम की राशि है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वितरित हो जाएगी। तो प्रीमियम की राशि में देखिए अनुदान दिया जाएगा। जैसे SC, ST और BPL परिवार का कोई पशुपालक है तो उसको 70% उसका जो प्रीमियम की राशि है वो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी।
अगर वो किसी अन्य कैटेगरी से आता है तो 50% का अनुदान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और देखिए इसके अंदर कितने पशुओं तक का बीमा हो सकता है, तो 5 पशुओं का बीमा जो है वो सरकार करके देगी। फिर नेक्स्ट देखिए, तो प्रदीप सुंदरम चर्चा के अंदर है। ये कौन है, तो ये राजस्थान के एक जो है मध्यम तेज गेंदबाज हैं, बॉलर हैं ये। और इनको जो हमारा राजस्थान क्रिकेट संघ है उन्होंने अभी सम्मानित किया है। सम्मानित इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने 1985-86 में जोधपुर में विदर्भ के खिलाफ एक मैच, रणजी मैच था, उसमें इन्होंने 16 विकेट लिए थे और पहली पारी में ही विदर्भ को 10 विकेट हासिल करने की उपलब्धि प्राप्त की थी। तो इस प्रदर्शन से इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का 1986 का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। तो उसी उपलक्ष्य में इनको सम्मानित किया गया था। नाम है प्रदीप सुंदरम। पूछ ले कि चर्चा में रहे व्यक्ति कौन है, तो ये क्रिकेटर हैं और ये तेज गेंदबाज रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है मुस्कान लिट फेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स। ये हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लिटरेचर फेस्टिवल है और चाइल्ड ऑथर्स जो होते हैं उनके लिए किया गया और जयपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट में चलते हैं, हिंदुस्तान जिंक को लेकर के क्या खबर है। ये भी कोई विशेष खबर नहीं है कि अभी जो 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में जो पुरस्कार वितरित किए उसमें 19 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक को दिया गया है। तो भारतीय खान ब्यूरो और अजमेर क्षेत्र के तत्वाधान में जोधपुर में आयोजित जो पुरस्कार समारोह है उसमें ये पुरस्कार का वितरण किया गया है। तो ये कोई इतना विशेष इसके अंदर है नहीं, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। तो अब देखिए जो पीछे वाला हमने पेज अभी कवर किया उसके अंदर जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आप टिक लगा लीजिएगा, उनको आपको याद रखना है। उसके अलावा आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ रहे हैं, तो ये है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। अगर आपने अभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो हमारे यहाँ पर जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कोटा का दौरा किया था। कोटा किसका संसदीय क्षेत्र है, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ जाकर के उन्होंने एक युवा शक्ति संवाद, आपने अगर देखा हो यूट्यूब पे भी वो दिख रहा है, तो युवा शक्ति संवाद जो कि कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में उनका हुआ था। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है, क्रेडिट यानी कि जो मनी जो होता है, फंड जो होता है उसको वितरित किया है, ऋण वितरित किया है, लोन वितरित किए हैं। तो ये लोन किस लिए वितरित किए हैं, किस योजना के तहत वितरित किए हैं। देखिए कई सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है, जिसमें कि हम जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारे फुटकर व्यापारी होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यापारी होते हैं, लघु उद्यमी होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनको सस्ते ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है ये कोटा के अंदर जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये ऋण जो है वो वितरित किए गए थे। तो दोनों बात आप याद रखिएगा कि हमारे जो वित्त मंत्री है उनका दौरा था कोटा में और वहाँ पर उन्होंने युवा शक्ति संवाद में भाग लिया। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जो है उसके तहत कई सारे ऋण वितरित किए। अब ऋणों में कई सारी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना भी है और स्ट्रीट वेंडर योजना भी है, लघु उद्यमी के लिए योजना है, फलानी जो योजना है सबके अंदर जो है ऋणों को वितरित किया गया, लोन्स दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो देखिए जो दिल्ली है वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑलरेडी एक बना हुआ है। उसी की तर्ज पर जयपुर के अंदर भी एक ऐसा सेंटर या सेंटर मतलब के सभागार बनाया जाएगा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए पहले ही अलॉट हो गया, 130 करोड़ रुपीस अलॉट हो गए हैं और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 700 व्यक्ति इसके अंदर आ सकते हैं, 500 क्षमता का कन्वेंशन सेंटर होगा, 170 बैठक क्षमता के 2 मिनी सभागार भी बनाए जाएंगे, एग्जीबिशन एरिया बनेगा। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा खासा प्लेस बनेगा और इसका नाम दिया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो इसको कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव। तो ये जो है पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के अंदर ये जो हस्तशिल्प उत्सव है इसको मनाया जाएगा। तो ये 33वां संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका थीम है विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, विकासशील राजस्थान उद्यमशील राजस्थान। इसके आयोजक तो आप छोड़िए, इस पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। इसके अंदर जो है स्टॉल्स लगेगी और इसमें जो है 750 स्टॉल्स लगेगी और इसके अंदर जितने भी जो पश्चिमी राजस्थान है, पूरे राजस्थान के आप कह लीजिए हस्तशिल्प के जो भी मॉडल्स होंगे उनको वहाँ पर लगाया जाएगा। एक तरीके से एग्जीबिशन है ये, तो ये ध्यान रखना है हमको। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ लगाया जाएगा, तो ये जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड।
अब देखिए ये जो अवार्ड है एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड, तो आप इसे के नाम से समझ रहे होंगे कि अगर किसी ने एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक के क्षेत्र में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करी है, कुछ स्टार्टअप अपना चलाया है जो कि काफ़ी हिट रहा है, तो उस संदर्भ में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब ये पुरस्कार भी केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं। केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, उसने ये पुरस्कार वितरित किए हैं। तो राजस्थान के 2 व्यक्ति हैं हनुमानगढ़ जिले के, एक तो है जितेंद्र गोदारा और एक है मानवेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया कि जो देसी गिर गाय हैं उनका संवर्धन किया है और वहां से देशी घी और दूध से निर्मित मिठाइयों का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो आजकल आपको पता ही है कि गिर गाय का घी है तो 6,000 रुपये किलो होगा, तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। तो एक अच्छा खासा स्टार्टअप है। नाम से देखिए ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ब्रांड से चीज़ें कैसे बिकती है, तो ये एक स्टार्टअप काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? हनुमानगढ़ जिले के 2 व्यक्ति हैं, जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह, और केंद्र सरकार के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है हमारा पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अवार्ड अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी इतना कोई विशेष नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ये राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा वितरित किया जाता है और इसमें साहित्य कृतियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट प्राइज है कहानी की अगर बात करें तो कहानियों के लिए प्रथम पुरस्कार रविदत्त मोहता को दिया गया है जो कि जोधपुर से है, और ये गुमशुदा के लिए उनको दिया गया, उनकी कृति है गुमशुदा करके। और सेकंड जो अवार्ड है वो शालिनी गोयल को मिला है, ये भी जोधपुर से है, और इनको मिठाई नाम की उनकी कहानी के लिए दिया गया है। कविता की बात करें तो फर्स्ट अवार्ड दिनेश विजयवर्गीय को, जो कि बूंदी से है, 80 पार बुजुर्ग, ये उनकी कृति है, उसके लिए मिला है। और द्वितीय पुरस्कार संजीव ठाकुर जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से है, और स्त्रियां नदियां होती हैं, ये इनकी रचना है कविता की, तो उसके लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है शुभम जैन, जो है इनको भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेंट कार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये जो है टॉडगढ़ के निवासी हैं और चीन बॉर्डर के पास ड्यूटी करने में बहादुरी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है इनका? शुभम जैन। और कौन सा पुरस्कार दिया है? तो भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड जो है वो इनको दिया गया है। फिर देखिए उर्स जो है 811वां जो उर्स है हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का, अजमेर वालों का जो उर्स है, ये रजब माह का चांद दिखाई देने पर जनवरी 2023 में शुरू हुआ, और इसके साथ ही इसकी अनौपचारिक शुरुआत हुई। और ये सालाना जो उर्स है 29 जनवरी को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ ये 18 जनवरी को, संपन्न हुआ ये 29 जनवरी को। तो 811वां उर्स है ख्वाजा साहब का। फिर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले पर। इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। वैसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। कि मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जो है उसका आयोजन स्पेन के अंदर किया गया था, और हमारे राजस्थान से राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपने टीम के साथ में वहाँ पर गए थे, 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे, और वहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर के एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं कि जो आपसे एग्जाम में पूछी जाए, तो आप इसको कट कर दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट है आरोह। ये आरोह क्या है? तो देखिए ये जो आरोह है इसने जो हमारे राजस्थान के जो सूक्ष्म और लघु उद्यम है इनके डिजिटलीकरण के लिए एक क्या कहें MOU साइन किया है, एक तरीके से एक करार किया है, एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ में? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के साथ में, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ में। ये है जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो आरोह नाम की संस्था ने इसके साथ में, आरोह कंसल्टिंग नाम की जो संस्था है, इसने जितने भी हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं इनको डिजिटलाइज करने के लिए, कम लागत पे हम कैसे इनको डिजिटलाइज कर सकते हैं, उसको लेकर के इन्होंने एक करार यहाँ पर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें पढ़ानी है, वरना आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ छुड़वा दी, ये बताया नहीं, लेकिन आपको मैं जो बताती जाऊँ कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, आप उसी चीज़ को पढ़िए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एग्जाम टाइम में आपकी फिर रिवाइज नहीं होगा। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप कट लगाया कीजिए बड़ा, और उसको दोबारा से आपको देखना ही नहीं है। इस तरीके से आप उसको मैगजीन के अंदर टिक मार्क कीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा फोकस में रहें। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखते हैं। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन करने संबंधी एक आदेश अभी पारित किया है राज्य सरकार ने, और उक्त समिति का गठन कृष्णा पुनिया की अध्यक्षता में किया गया है। समिति के अन्य सदस्य मोहम्मद इकबाल और अनिल व्यास। तो ये जो है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का एक गठन किया गया है, और इसमें जो अध्यक्ष है वो कृष्णा पुनिया को बनाया गया है। अब चलते हैं G20 की बैठक पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्या कहें डबल स्टार लगा लेने चाहिए।
तो देखिए इसमें क्या बात है, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पहले पढ़ा था कि 4 से 7 दिसंबर को G20 की जो शेरपा की बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की गई थी। और अभी अगर आपने YouTube वगैरह पे तो आपने देखा ही होगा कि इसकी जो रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो 2 से 4 फरवरी को जोधपुर में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बैठक कहाँ पर है, रोजगार कार्य समूह की बैठक ये जोधपुर में हुई है, और इससे पहले शेरपा की जो बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की जा चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। अब देखिए जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है इसका आयोजन राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा किया जाता है, और ये 3 दिन का होगा, और इसको बोरानाडा जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी मेन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है, G20 की रोजगार समूह की बैठक है, और ये एक्सपो है, तो ये सबका आयोजन कहाँ हो रहा है, जोधपुर में। तो कभी कुछ पूछ ले तो अगर नहीं समझ में आता जोधपुर टिक लगा देना आप, काफ़ी सारे आयोजन जोधपुर में भी हो रहे हैं। तो अब देखिए कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है इसकी ओर से 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया है, और ये आयोजन मार्च में किया जाएगा और बोरानाडा जोधपुर में होगा। और इसमें हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स होंगे जो कि अलग अलग देशों से होंगे, जैसे कि फिजी गणराज्य है, दक्षिणी सूडान है, जाम्बिया है, नारू है। तो इस प्रकार के जो देश है वहाँ के स्टॉल्स जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट के जो क्षेत्र है उसको हैंडीक्राफ्ट का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का एक्सपो लगाया जा रहा है। फिर देखिए ऑपरेशन सर्द हवा, ये तो बहुत ही कॉमन है, हमने कई बार पढ़ लिया। BSF की ओर से इसको मनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, मनाया नहीं जाता है, एक तरीके से आयोजित किया जाता है। तो ये सीमा क्षेत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है, और गर्मियों के अंदर ऑपरेशन गर्म हवा जो है उसको आयोजित किया जाता है। दोनों आपको ध्यान रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा बर्ड फेस्टिवल। तो बर्ड फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया गया अभी, तो बर्ड फेस्टिवल मनाया गया उदयपुर के अंदर। तो विश्व विख्यात 3 दिवसीय नवा जो बर्ड फेस्टिवल है इसका आयोजन उदयपुर में किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है उदयपुर के गोल्डन पार्क में इसको किया गया है। और वहाँ के जो कलेक्टर है ताराचंद मीना ने वन विकास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पक्षियों के लिए विश्व विख्यात जो वहाँ का मेनार तालाब है, ये याद रखिएगा, मेनार जो तालाब है इसको वेटलैंड घोषित किया जाएगा। ठीक है, वेटलैंड या आर्द्र भूमि आप जानते ही हैं, वेटलैंड घोषित किया जाएगा। तो नाम ध्यान रखिएगा, मेनार तालाब। हो सकता है पूछ ले कि मेनार तालाब अभी चर्चा में था, ये कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है। फिर देखिए PS जैतावत, ये कौन है, तो 26 जनवरी की जो हमारी परेड हुई थी उसमें पहली बार वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स के जवान भी परेड में हिस्सा लिया था उन्होंने। इसका नेतृत्व जो है उनके स्क्वाड्रन लीडर PS जैतावत ने किया था, और ये राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के पाली जिले से इनका संबंध है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के आतंकरोधी ऑपरेशन में ये तैनात हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, PS जैतावत, जो कि पाली जिले से हैं। और पहली बार जो हमारे यहाँ पर गरुड़ कमांडो फोर्स की जो परेड निकली थी उसका लीडरशिप जो है वो इन्होंने ही किया है। अब देखिए रामदेव पशु मेला, तो राजस्थान का सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है बाबा रामदेव पशु मेला, जो कि नागौर में आयोजित किया जाता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो नागौर में आयोजित होता है। और मुख्य रूप से यहाँ पर नागौरी नस्ल की जो बैल होते हैं, तो उन बैलों का ही जो क्रय विक्रय होता है, बाय एंड परचेज सेल जो होता है वो किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अभी घोड़ों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि घोड़ों के अंदर एक ग्लैंडर्स नाम की बीमारी देखने में आई है, इसलिए इसके क्रय विक्रय पर जो है प्रतिबंधित है। और इसके अलावा बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, नागौर में, ये ध्यान रखना है। और नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनका क्रय विक्रय यहाँ प्रमुखता से किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सौरभ सक्सेना, ये कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो सौरभ सक्सेना जो है इनका संबंध रियल एस्टेट सेक्टर से है। एक बिल्डर जो है राजस्थान हाउसिंग बिल्डर एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनको हाल ही में JBEA का अवार्ड प्रदान किया गया है, उसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, और ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने क्या किया कि रियल एस्टेट में जो जयपुर की जो संस्थान है राजस्थान हाउसिंग बिल्डर एसोसिएशन, इसको नंबर 1 ब्रांड बनाया है, इसलिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर देखिए नवरत्न प्रजापति, ये कौन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने अभी दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बना करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है तेलंगाना के ही गौरी शंकर के नाम पे था। 4.5 mm की उन्होंने एक लकड़ी की चम्मच बनाई थी, और अब की बार जो है इन्होंने और भी जैसे 2 mm की जो है चम्मच बनाई है, तो इनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव जो है इसका आयोजन अभी जनवरी के अंदर किया गया है बीकानेर के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है, ये ध्यान रखना है।
3 दिवसीय इस ऊंट महोत्सव का मुख्य आकर्षण था बीकानेर कार्निवल, जिसमें विंटेज कार, बीएसएफ के ऊंटों का दस्ता, इनफील्ड सवार बाइकर्स, बीकानेर की वास्तुकला, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, ये सब झांकियां वहां पर निकाली गई थी। इसमें मिस मरवण और मिस्टर बीकाना नाम का जो वो है, जो अच्छे पोशाक में आते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मिस मरवण कोमल सिद्ध को बनाया गया और मिस्टर बीकाना का जो पुरस्कार है वो जो टाइटल है वो रविंद्र जोशी को दिया गया। तो उल्लेखनीय है कि ऊंट महोत्सव की शुरुआत 1994 में की गई थी। अब ध्यान रखिएगा कि ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो बीकानेर में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया जाता है, तो जनवरी में जो है ऊंट महोत्सव को मनाया जाता है। अब चलिए भीलवाड़ा महोत्सव को। तो भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन भीलवाड़ा जिला प्रशासन और जो उद्योग विभाग है उसके द्वारा जनवरी में किया गया और इसमें कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट जो है वो आयोजित थी और इसमें जो है इस महोत्सव के साथ ही उद्योग मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया। अब ये क्वेश्चन देखिए कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है भीलवाड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो भीलवाड़ा में किया गया और कोई इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कही नहीं गई है, तो इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। इसको आपको नहीं रीड करना है, सेकंड रीडिंग में आप इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए पतंग महोत्सव। तो पतंग महोत्सव आपको पता है पतंग सबसे ज़्यादा कहाँ उड़ती है, जयपुर में उड़ती है। तो पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है, जयपुर का है। पर्यटन विभाग के इसका आयोजन करवाता है क्योंकि जो टूरिस्ट है उनके लिए काफ़ी एक अट्रैक्शन पॉइंट रहता है पतंग महोत्सव। तो काइट फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में जलमहल के पाल पर आयोजित किया गया और इस पर जो है कई सारे जो क्या कहते हैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पर गीत संगीत के लिए बुलाया गया था और फ्रांस के जो भारत में राजदूत हैं इमैनुअल लेनिन ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाए गए थे। फिर देखिए बूंदी कौशल महोत्सव। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बूंदी में कौशल महोत्सव यानी कि रोजगार मेले का आयोजन किया गया। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से कुंभा स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था और इसमें जो है युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। फिर देखिए जयपुर महाखेल, ये इसमें क्या है देखते हैं। इसका आयोजन देखिए जयपुर ग्रामीण में जो है वो किया जाएगा। तो जयपुर महाखेल का आयोजन जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर उसके जो सांसद वहाँ से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो उनके द्वारा ही किया जा रहा है। जयपुर महाखेल का शुभारंभ किया जाएगा और इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उनमें से जो 20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उनको राजस्थान कबड्डी फेडरेशन के द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जयपुर महाखेल का जो आयोजन है वो जो है केंद्रीय मंत्री भी रहे क्या है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके द्वारा जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण में किया जाएगा। फिर देखिए विकास पुरोहित, तो इसमें क्या है इनके बारे में। तो देखिए टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ हैं ये उदयपुर के विकास पुरोहित और इनको सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने जो है, मेटा आप जानते हैं फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, तो मेटा ने जो है इनको जो है भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर चलते हैं राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव के ऊपर। तो इसका आयोजन जो है जयपुर में किया गया है और नेशनल स्टार्टअप डे यानी 16 जनवरी के दिन प्रदेश में 16 से 17 जनवरी को राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के स्टार्टअप चौपाल की ओर से जयपुर के झालाना स्थित भामाशाह टेक्नो हब के अंदर किया गया। अब देखिए इसके अंदर जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी आई थी 2022 में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की गई है और इसमें कुछ बदलाव को भी जो है वो प्रेक्षित किया गया है। बदलाव क्या है, तो युवाओं के आइडिया पसंद आने पर अब राज्य सरकार उसमें निवेश करेगी, बतौर इक्विटी 5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट जो है वो 50 गुना बढ़ा दिया जाएगा और ग्रांट में 1,20,000 से बढ़ाकर 60 लाख और 25 लाख तक का कन्वर्टेबल लोन जो है वो 2 करोड़ तक कर दिया गया है। तो ज़्यादा लोगों को रोजगार देने पर 10% अतिरिक्त ग्रांट जो है वो मिलेगी जो बूस्टर डोज के रूप में होगी। तो ये एक तरीके से जो है स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उनकी फंडिंग को इंक्रीज करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये पहल की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टार्टअप डे कब आता है, 16 जनवरी को। अभी इसका कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया, जयपुर में आयोजित किया गया। क्या क्या उन्होंने बात की है स्टार्टअप नीति में बदलाव लाने की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी का आइडिया हमें अच्छा लगता है तो सरकार उसमें 5 करोड़ की इक्विटी का निवेश करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है जो अधिकतम ग्रांट जो सरकार देगी उसको 50 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा, 50 गुना तक जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। और अगर किसी स्टार्टअप में 10% ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोजगार दिए जाएंगे तो 10% ग्रांट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। फिर देखिए कैप्टन शिवा चौहान, तो उदयपुर की कैप्टन शिवा चौहान है और उन्होंने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी ये रही हैं और इनकी जो नियुक्ति है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में की गई है। तो कैप्टन शिवा जो है 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर अभी हाल ही में ड्यूटी दे रही हैं और ये पहली बार है कि सेना में किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनाती दी गई है। तो ये काफ़ी जो है गर्व की एक विषय है।
और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा जो है ग्लेशियर है, हाईएस्ट फील्ड ऑफ द वर्ल्ड है, ये आपको पता ही है। तो कैप्टन शिवा चौहान का नाम ध्यान रखिएगा, उदयपुर से इनका संबंध है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और आपको 2 पेजेस अभी इसके अंदर और पढ़ने हैं। तो खैर देखिए, हम जो पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ें तो जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको कट करना है और जल्दी से आपका रिवाइज हो जाए, उस तरीके से आपको चीज़ों को मार्क करना है, अंडरलाइन करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स। तो ये जो है पैरा एथलेटिक्स का आयोजन जयपुर में किया गया है, और इसमें कई सारे जो खिलाड़ी हैं उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्वर्ण पदक जो खिलाड़ी हैं, विजेता हैं, उनमें कीर्ति जांगीर जयपुर से हैं, इन्होंने दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर में। रजनी बावरिया जो है, इन्होंने भाला फेंक के अंदर इसको जीता है, ये सीकर से हैं। लोकेंद्र जो है उन्होंने भी दौड़ के अंदर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। गौरव स्वर्णकार बीकानेर से हैं, उन्होंने भी भाला फेंक में जीता है। हरिओम गुजर जो है वो जेवलिन थ्रो में है। दीपक गुजर जो है वो दौड़ में है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, और इसमें जैसे कि जब भी कोई राज्य स्तर का खिलाड़ी है और कोई स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का अगर कहीं नाम होता है तो मेरे हिसाब से उनको याद करना उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर जो है आप एकदम नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन इतने सारे आपको नाम ध्यान नहीं रहेंगे तो आप इसको स्किप कीजिएगा। फिर देखिए रामदेव जी का जो माघ मेला है उसका आयोजन किया गया है। तो हमारे जो आराध्य देव है रामदेव जी, बाबा रामदेव, इनका जो है रामदेवरा जो जैसलमेर में है, वहाँ 10 दिवसीय माघ मेले का आयोजन किया गया है। और ये जो माघ मेला है ये हर साल माघ के माह में जो द्वितीय होती है, जिसको हम बाबारी बीज कहते हैं, तो द्वितीय जो होती है उसमें मंगल आरती के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। उनकी जो समाधि है वहाँ पर इनका अभिषेक किया जाता है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मुख्यमंत्री ने दिखाई इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी। ये इंटरसेप्टर वाहन क्या है? तो देखिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर का राज्य सरकार का सड़क सुरक्षा कोष है, उससे 5 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान पुलिस को इंटरसेप्टर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे क्या होगा कि अगर दिन में भी अगर कोई हाई स्पीड वाला वाहन है तो उसको ये जो है वो ट्रैक कर लेगा। तो 250 मीटर की जो रेंज है उसमें अगर कोई हाई स्पीड से वाहन आ रहा है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। रात में भी 100 मीटर की दूरी पर अगर कोई इस तरीके से वाहन आता है तेज गति वाला तो उसको जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा भी इसमें कई सारी जो हाईटेक चीज़ें हैं, जैसे कि फोटो वीडियो लेकर AI टेक्निक से NIC और ITMS की सुविधा से चालान जो है वो जारी किया जा सकता है। और इसमें कैमरे के अतिरिक्त 360 डिग्री का कैमरा रिकॉर्डर है, श्वास में अल्कोहल की मात्रा मापने वाला डिवाइस भी है, तथा PA सिस्टम के साथ ही प्राथमिक बचाव और चिकित्सा भी इसके अंदर उपलब्ध है। तो ये जो आपका इंटरसेप्टर वाहन जो है ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ है, और ट्रैफिक पुलिस जो है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फिर देखिए राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में नेशनल स्पाइस बिजनेस मीट का आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया है, ओम बिरला जी के द्वारा। इसमें देश विदेश के जो मसाले उद्यमी हैं और निर्यातक हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इनकी पैदावार, क्वालिटी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, इन सब पर जो है वो मंथन किया गया है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अनुसार प्रदेश में जालोर में जीरा, अब देखिए यहाँ पर आपको याद रह जाएगी चीज़ें कि जालोर से जो है कहाँ से पैदावार किसकी ज़्यादा है। तो जालोर से जीरा, ईसबगोल, और नागौर में मेथी, आपको पता है कसूरी मेथी नागौर की फेमस है, बिलाड़ा में सौंफ, कोटा व बारा में धनिया, सौंफ व लहसुन, और जोधपुर में जीरा, मिर्च, और नागौर के अंदर कसूरी मेथी की खेती बहुतायत से होती है। नागौर जिला की मेड़ता सिटी में जीरा मंडी है, रामगंज मंडी, कोटा में धनिया की मंडी है, और सोजत पाली में मेहंदी की मंडी जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर रिवाइज करने को मिलेगी जो हमारे राजस्थान जीके में हम पढ़ते हैं। फिर देखिए खान सुरक्षा अभियान, तो राजस्थान खान विभाग जो है माइनिंग का विभाग है उसने इसको स्टार्ट किया है, और 1 माह के लिए ये जो खान सुरक्षा अभियान है चलाया जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे? तो इस अभियान के दौरान खनिज खनन उत्पादन करने वाले कम से कम 15 खनन पट्टों और 30 क्वारी लाइसेंस क्षेत्रों का निरीक्षण कर खनन सुरक्षा नियमों और प्रावधानों की पालना जो है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। आपको पता है कि खान का जो माइनिंग जो डिपार्टमेंट है उसके तहत ये इस तरीके का अभियान चलाया जाता है, और उसमें ये देखते हैं कि बेसिकली जो माइनिंग सेक्टर के जो माइंस है वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वर्कर्स के लिए वो अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं, तो ये देखा जाता है। फिर देखिए आशाएं द फिलिंग स्टेशन,
तो देखिए जो आशा फिलिंग स्टेशन ये क्या है, तो जो भी कारागार में जो बंदी होते हैं उनको रोजगार देने के लिए और जो आम जन है उनको एक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। तो ये आशा नाम की एक संस्था है और जो हमारा यहाँ का जो केंद्रीय कारागार परिसर है उन दोनों के बीच में इसको लेकर के करार हुआ है, ताकि जो भी हमारी ये बंदी हैं ये जो है पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल वितरित कर सके, और पेट्रोलियम विभाग और जो आशा नाम की संस्था है इनके बीच में इसके लिए करार किया गया है। फिर देखिए राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, तो राजीविका जो है सरस क्राफ्ट मेला का आयोजन उदयपुर में किया गया है, ये ध्यान रखना है। कहाँ पर आयोजन हुआ है? उदयपुर में हुआ है। और यह जो मेला है इसका आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से राजीविका द्वारा किया गया है। और मेले में देश के विभिन्न राज्यों में राजस्थान की कुल 120 स्टॉल्स लगाई जाएगी। सो सरस क्राफ्ट मेला है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उदयपुर में हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम खेमराज समिति को लेकर के। तो देखिए खेमराज समिति जो है वो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सेवानिवृत्त आईएएस है खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया जाएगा और समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये समिति किससे संबंधित है? तो जो भी कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति से संबंधित यानी उनके प्रमोशन से संबंधित जितने भी प्रकरण होते हैं उनसे संबंधित ये समिति है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है बोयतराम डूडी। ये कौन है? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध होगा ये। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सिपाही हैं ये, और इनको 100 वर्ष की आयु में इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो सेवानिवृत्ति के समय तक इनको पेंशन देने वाले सैनिक थे और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी के लिए 4 सेना मेडल मिले हुए हैं। अब देखिए एमन बानो, तो ये जोधपुर की बेटी हैं और इनका चयन जो है केंद्र सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। तो एमन बानो जो है ये अवार्ड के लिए चयन गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस लीक को रोकने संबंधी उनके जो आइडिया है उसको लेकर के किया गया है। तो ये 9th क्लास की एक स्टूडेंट है और मॉड्यूलर किचन में लगने वाली चिमनी से होने वाले हादसे को रोकने का भी एक नवाचार उन्होंने स्टार्ट किया है। अब देखिए लास्ट पेज है, आपको थोड़ी सी और ये खबरें हैं, उसके बाद में ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 मिनट्स तक इस वीडियो को, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होना ही है। तो देखते हैं आप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें और बची है हमारे लिए राउंड अप में। इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाती हूँ। पहली न्यूज़ देखिए, जो 15वीं पश्चिम एशिया बेसबॉल कप जो है उसके लिए एक 19 सदस्यीय भारतीय टीम का जो नेशनल स्तर की होगी उसका चयन किया गया है और उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है। पहले तो है दिनेश कुमार शर्मा और दूसरा है विजय कुमार सोनी। तो ये जो क्या कहते हैं एक समिति है वो किसकी है? तो बेसबॉल की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को जो है कुमल कोठारी पुरस्कार दिया जाता था और इसमें पहले जो पुरस्कार की राशि अगर 2 व्यक्तियों को एक साथ मिला है तो उसको आधी वितरित किया जाता था, लेकिन अब उसकी राशि को बढ़ा दिया गया, उसको वितरित आधा नहीं किया जाएगा। अब उसको ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि इसका जो फंड है वो इंक्रीज किया गया है। राजस्थान विधानसभा का भी 8वां सत्र जो है वो स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी से। फिर देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य जो है, जो संदेश जो है इसको राजस्थान के जो सिख समाज है उसने कन्या लोहड़ी के कार्यक्रम के रूप में आयोजित करना स्टार्ट किया है अपने यहाँ पर। फिर देखिए श्रुति फाउंडेशन की ओर से रामगढ़ शेखावटी में वाह फेस्ट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये पूछ सकता है कि वाह फेस्ट जो है ये कहाँ आयोजित होगा राजस्थान में? तो ये जो है आपका क्या कहते हैं रामगढ़ शेखावटी के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब देखिए नेशनल हेल्थ फैमिली जो सर्वे है इसका 5वां जो सर्वे आया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 88% जो परिवार हैं वो स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं और इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान के ऊपर है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है कि हमारे यहाँ पर एक कहा है कि जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे यहाँ 33 जिलों में से 28 जिलों में जो भूजल है यानी अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें यूरेनियम की मात्रा 0.03% तक देखने को मिली है, जो कि अनेक बीमारियों का कारण बन सकती है। अभी देखिए नेक्स्ट जो है जो हमारा सिल्क एक्सपो है, नेशनल सिल्क एक्सपो, इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा और आई थिंक ये जो हमारा ये जो जवाहर कला केंद्र है वहीं पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में पहले पायदान पर है और इसमें भी राज्य में कृषकों को सोलर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना करने की इकाई की लागत पर 60% तक का अनुदान हमारे यहाँ पर दिया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वूल फैब जो है उसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है वो जामडोली में स्थापित किया जाएगा।
फिर देखिए राजस्थान के जो निशानेबाज हैं भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार और मानिनी कौशिक, इनका चयन विश्व कप शूटिंग में भाग लेने वाली जो भारतीय टीम है उसके अंदर किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसमें कि हमारे यहाँ पर जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उनके द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। जो हमारी राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि 20 जिलों में 50 आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किया जाएगा, जिनको कि जो है बाद में क्या कहते हैं, एक तरीके से वेटलैंड बनाने के लिए आगे प्रेक्षित किया जाएगा। फिर यहाँ देखिए देश के पहले हिंदी OTT न्यूज़ ग्रुप द चौक के लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये कोई इतनी खास बात नहीं है वैसे। जालोर महोत्सव, ये भी कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं इसमें से। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हम आज प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट कर चुके हैं और स्टार लगा लीजिएगा ताकि एग्जाम में रिवाइज करना इजी रहे। बहुत बड़ा है, रिवाइज नहीं हो पाएगा आपसे इतना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन कीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें कि हम पुरस्कार और सम्मान वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य और जो बीच की जो चीज़ें छूट गई है उनको हम कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।